सीरियल में, रीजनल में, और फिर उन रोल्स को, उन छोटे छोटे रोल्स को हम बड़े रोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, अपनी अप्रोचेस को कैसे चेंजेस करें, एक प्रोफेशनल वे क्या होता है ऑडिशन देने का, मेल भेजने का, या व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेजना हो तो प्रोफेशनल तरीका क्या होता है वो सीखने का मौका मिलेगा। लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म से फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता है, तो इन 3 दिन में हम सीखने वाले हैं कि ग्रुपिज्म कैसे करते हैं। लोग बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेटवर्किंग से काम मिलता है, तो हम 3 दिन में सीखने वाले हैं कि नेटवर्किंग आखिर की कैसे जाती है। लोग कहते हैं कि जान पहचान से, रेफरेंसेस से काम मिलता है, तो अगले 3 दिन में हम जानने सीखने वाले हैं कि आखिरकार ये सब कैसे किया जाता है। उसके बाद कैसे प्रोड्यूसर का एक रेगुलर एक्टर बना जाता है, कैसे टेक्नीशियंस के, क्रिएटिव के एक ऐसे एक्टर के तौर पे हम जाने जाएं कि जिसके साथ लोग बार बार काम करना चाहें। तो इसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तो पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखिएगा, नोटपैड अपने साथ में रखिएगा, पेन रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, ताकि जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट आपके लिए, आपके एक्टिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करके रख लीजिए, ताकि बाद में जब आप इसको पढ़ें बार बार तो पूरी की पूरी क्लास रिकॉल हो जाए। तो सब लोग रेडी हैं? ओके। क्वेश्चन आंसर जो भी माइंड में आएंगे उन क्वेश्चंस को भी एक जगह लिख के रखेंगे रोज। लास्ट डे मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगा आपका, उसमें मैं जानता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो दूर हो जाएंगे, इसलिए बीच में क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में तो हो सकता है मैं वही आंसर दे रहा हूं या उसके रेफरेंस में कुछ बता रहा हूंगा, तो वो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि माइंड ड्यूल जगह उलझा हुआ है। तो क्वेश्चंस को लिख के रखिए, सेशन के बाद लिख लीजिए, और लास्ट डे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब मिल। तो अगेन वहीं से शुरुआत करता हूं कि आप सभी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्या आप सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं? और इस चीज का फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं तो आप वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर आप इस वक्त हैं, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं तो आज से अगले 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिंग आज जो आप जानते हैं कल उससे बेहतर जानते होंगे, 1 महीने बाद उससे और बेहतर जानते होंगे, 3 महीने बाद और बेहतर जानते होंगे, 1 साल बाद और आसानी से कर सकते होंगे। लेकिन 1 साल बाद आप एक्टिंग तभी कर रहे होंगे जब आप प्रोफेशनली, कमर्शियली किसी ना किसी प्रोजेक्ट में एंगेज होंगे, असाइंड होंगे, आपको किसी ने काम दिया होगा, आप काम कर रहे होंगे, तो ही आप एक्टिंग कर पाएंगे। राइट? यस और नो? तो बहुत जरूरी है कि हम एक सक्सेसफुल एक्टर बने। तो अपने माइंड में अभी से बैठा लीजिए, मुझे सक्सेसफुल एक्टर बनना है, और सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए मुझे जो जो भी करना पड़ेगा वही मैं करूंगा। मुझे जो जो भी सक्सेसफुल एक्टर के लिए करना पड़ेगा मैं वही करूंगा। शुरुआत आज के सेशन की हम इसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैजिकल और बहुत ही स्ट्रांग बिलीव के साथ करेंगे। आज से, अभी से आप जो भी काम करेंगे, जो भी मतलब कुछ भी काम करेंगे, अगर कोई थॉट भी माइंड में लाएंगे, कोई एक्टिविटी भी करेंगे, कोई एक्शन भी लेंगे, कोई प्लान भी करेंगे, तो अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, आस्क योरसेल्फ कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये मुझे मेरे ड्रीम करियर, ड्रीम गोल के पास लेके जा रहा है या नहीं। अगर आपको आंसर मिलता है यस, तो हम क्या करेंगे? उस काम को करेंगे। और अगर आंसर मिलता है नो, तो हम उस काम को हरगिज नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। यहां से आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या रात का देर तक जागना आपको आपके ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? सवाल पूछिए, यस और नो। आंसर क्या मिल रहा है? नो। तो फिर हमें नहीं जागना है।
लेकिन अगर मान लो किसी वजह से जागना है, प्रैक्टिस करनी है, शूटिंग करनी है, तो वो मुझे ड्रीम गोल के पास लेके जा रहा है, तो मुझे करना है। यहां से आज आपको मैं वो मूल मंत्र देने वाला हूं जहां से आगे से आपको किसी की राय मशवरे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आंसर आपके साथ हमेशा होगा। क्या यूट्यूब देखना मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? अब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। जॉइन फिल्म्स के एक वीडियो देख रहे हो तो यस देखो, कुछ और देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, और कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हो जिससे कोई लेना देना नहीं है कि बाहुबली में 252 गलतियां कैसे हुई, पठान में 250 गलतियां कैसे हुई, क्या ये मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? आलिया भट्ट किसके साथ रह रही है, किस हीरो का किस हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है, किसने किसको थप्पड़ मारा, क्या ये मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? तो आज से देखना बंद। न्यूज चैनल में कोई भी न्यूज आ रही है, क्या वो मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रही है? तो आज से देखना बंद। अखबार पढ़ने से क्या मैं अपने ड्रीम गोल के पास जा रहा हूं? आज से बंद। जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना या कुछ भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना, क्या मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? तो फिर करना है। मम्मी पापा से झगड़ा करना, बहस करना या किसी बात पे भी आर्ग्यू करना, क्या मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? तो आज से नहीं करना। कुछ भी करोगे अपने आप से सवाल पूछोगे, क्या ये मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? अगर आपके मन में सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ जजमेंट आ रहा है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या कोई रिश्तेदार डरा रहा है, दोस्त डरा रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिए, क्या ये जो नेगेटिव थॉट है ये मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? आंसर क्या मिलेगा? नो। तो मुझे नहीं पढ़ना है। क्या डेली का एक्सरसाइज करना बोरिंग है, याद नहीं रहता है, तबीयत खराब है, मजा नहीं आ रहा है रोज रोज काम करने में? तो अपने आप से सवाल पूछिए, क्या इस एक्सरसाइज को ना करूं तो मैं ड्रीम गोल के पास जाता हूं? यस और नो? तो फिर मुझे करना है। मतलब यस अगर आंसर मिल गया, उसके बाद वो काम मुझे कितना भी नापसंद हो, कितना भी आलस आ रहा हो, कितनी भी तबीयत खराब है, तो भी मुझे करना है। और आंसर अगर नो है तो फिर कितना भी मजा आ रहा हो, कितना भी आसान लग रहा हो, फिर भी नहीं करना है। क्लियर? आज से, अभी से एक ही मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो भी काम, जो भी थॉट, जो भी एक्शन मुझे ड्रीम गोल के पास ले जाएगा वो मैं करूंगा, अदरवाइज वो मैं नहीं करूंगा। तो सिंगल माइंड कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका आपके ड्रीम गोल की तरफ, यानी कि सक्सेसफुल एक्टर बनने की ओर। क्लियर? अब इतना समझने के बाद यह समझते हैं कि जो एक्टर है, जब वो सक्सेसफुल एक्टर बन जाता है तो उसे क्या क्या मिलता है? फैन बेस मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, एक ग्लैमर मिलता है, लाइमलाइट मिलती है, सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, अपने ही घर में पहली बार इज्जत मिलती है, छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रोता हुआ सैड सॉन्ग सुनता है और वो देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। राइट? तो ये सब चीजें हमें लगती हैं, और इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि सभी एक्टर क्या बोलते हैं कि मैं जो एक्टिंग करता हूं वो अपने ऑडियंस के प्यार के लिए करता हूं, मैं जो भी काम करता हूं मैं ऑडियंस के लिए करता हूं, मैं एक कलाकार हूं, मैं जो भी एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी करता हूं, जो भी परफॉर्म करता हूं, मैं अपने फैन बेस के लिए करता हूं। ये सुना है? आप लोग भी करेंगे? कभी मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब जब आप ऑडियंस के लिए करेंगे आप भटक जाएंगे, और ऑडियंस आपका मेन टारगेट है ही नहीं। टारगेट आपका मेन ऑडियंस नहीं है। आपको काम किसके लिए करना है?
ऑडियंस के लिए नहीं, क्योंकि ऑडियंस के लिए काम तभी करेंगे जब आप काम करेंगे एक प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर के लिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर। ये तीन ही मेरे भगवान हैं, ये तीन ही मेरे माई बाप हैं, ये तीन ही मेरे क्लाइंटेज। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अपने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी सर्विसेज देनी है। मेरा बस इतना काम है। अब आपको यहां पर एक जोर का झटका बड़ा जोर से लगा होगा कि अब तक तो हमने सुना था कि कलाकार जो है वो ऑडियंस के लिए काम करता है, और वीरेंद्र मना कर रहे हैं कि भाई ऑडियंस के लिए काम नहीं करना, इन तीनों के लिए काम करना है। वो इसलिए कि ये तीन ही आपके भगवान हैं। ऑडियंस आपको काम नहीं देने वाली है। क्या देने वाली है? ऑडियंस आपके मिले हुए काम पर या तो वाह वाह करने वाली है, या तो गालियां देने वाली है, या तो तालियां बजाने वाली है, या गालियां बोलने वाली है। यही होने वाला है मिले हुए काम पर। और मिला हुआ काम किससे मिलेगा? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही आपका ब्रह्मा जी की तरह जो आपका करियर है उसको डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। यही विष्णु की तरह उस करियर को एग्जीक्यूट करेंगे। और जिस दिन आप समझ में नहीं आए, महेश यानी कि भोलेनाथ शंकर की तरह पूरे करियर को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने टाइटल दिया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनको ध्यान में रख लीजिए। अब आते हैं कि ऑडियंस के लिए क्यों नहीं करना है। मान लीजिए आपने कोई भी काम किया, ऑडियंस ने आपको बहुत पसंद किया, बहुत इज्जत दी, बहुत रेस्पेक्ट दी। अब आपका दिमाग सातवें आसमान पे चला जाएगा कि हम ही हम हैं, मैं नहीं तो कौन है बे, है ना? तब कोई नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा देखो मेरा फैन बेस कितना है। और अकड़ किसको दिखाओगे आप? प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को। तो जो आपने सो कॉल सुना है ना कि एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो क्या है? यही तो है। तो ऑडियंस ने जैसे ही आपको जरूरत से प्यार ज्यादा दिया, और वो बड़ी इस मामले में ओवरवेलमिंग होती है कि जो काम पसंद आता है दिल खोल के आपको अप्रिशिएट करती है, दिल खोल के आपको प्यार देती है, आपके साथ सेल्फी खिंचवाती है, आपकी बातें करती है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, आपसे ऑटोग्राफ लेती है। तो आपको लगता है कि यार मैं ही मैं हूं। तो आप इन तीनों को भूल जाते हैं और इन तीनों के सामने अकड़ दिखाते हैं। और जब कोई काम आपका फ्लॉप हो जाता है, आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता है, आपके पास काम नहीं होता, तो ऑडियंस आपको पूछती भी नहीं है, आपकी काम में कमियां निकालती है, आपके काम को नापसंद करती है। तो आपका दिमाग डाउन हो जाता है, डल हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ हो जाता है, आप डिस्करेज हो जाते हैं। और तब एनर्जी की जो दो बूंदे हैं वो आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ही अगला काम देके दे सकता है। लेकिन उसके साथ तो हमने बिगाड़ ली थी, क्योंकि जब ऑडियंस ने प्यार दिया था तो उसी के सामने अकड़ के घूम रहे थे। तो जब वापसी हुई तो ये तीनों ही मिलेंगे रास्ते में। क्लियर हो रहा है? इसलिए ऑडियंस को माइंड के बाहर रखो। वो एक आपका आउटकम है, रिजल्ट है जो ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, लेकिन वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि वो आपके एक्टिंग करियर के अगर वो अच्छे दिन चल रहे हैं तो ये भी अच्छे होंगे, अगर वो बुरे दिन चल रहे हैं तो ये भी बुरे होंगे, मतलब ये रिफ्लेक्शन होंगे। लेकिन एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर आपको पर्सनली जानता है। वो जानता है कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर दम है। ये प्रोजेक्ट नहीं चला, ये कैरेक्टर नहीं चला, कोई बात नहीं, दूसरा चल जाएगा। ये वो पेरेंट्स की तरह होते हैं कि जिनका बच्चा चाहे 4 बार नुकसान उठा ले, 10 बार फेल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो लास्ट में भरोसा करते हैं तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर करते हैं। अब समझ में आ रहा है ज्यादातर एक्टर के करियर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि वो आम संभावनाओं के तहत ही अपने मां बाप पर,
अपने ब्रह्मा विष्णु महेश पर सबसे कम भरोसा करते हैं, सबसे कम रेस्पेक्ट देते हैं, उनके तरफ ध्यान नहीं देते और वो पूरा का पूरा ध्यान ऑडियंस पे देते हैं, इसलिए उनका करियर ग्राफ बहुत छोटा होता है। क्लियर है? तो हमें किसके लिए काम करना है? हमें ऑडियंस के लिए काम नहीं करना है। हां, कभी जब काम हिट हो जाए, कहीं पर आपके इंटरव्यूज हो, कोई कहानी छप रही हो, आर्टिकल छप रहा हो, बिल्कुल बोलिए कि मैं दिल खोल के मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूं, क्योंकि वहां पर आपको फैंसी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, शो ऑफ करना पड़ेगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो पढ़ने वाली ऑडियंस है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। वहां पे अगर ये बोल दिया कि मैं ऑडियंस के लिए कुछ नहीं करता, मैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए करता हूं, तो बहुत पिटोगे, है ना? तो इसलिए दिल से आप ये समझ जाइए कि मुझे सिर्फ 3 लोगों के लिए काम करना है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं पॉइंट पर कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये एक्टर कौन होता है? कौन होता है एक्टर? क्या वो एक बहुत काबिल एक्टर जो कि सारे तरह के रोल कर ले? क्या वो एक्टर जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड हो? या वो एक्टर जिसके स्टारडम को ऑडियंस बहुत पसंद करती हो? क्या वो एक्टर जो हर तरह के किरदार कर लेता हो? या वो एक्टर जो जब भी आता है, काम करता है तो बड़ा प्रोफेशनल रहता है, आता है टाइम पे, जाता है टाइम पे, अपने पैसे लेता है और किसी से कोई मतलब नहीं रखता? क्या ऐसा एक्टर? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर एक्टर होता कौन है? क्या वजह है कि बहुत सारे एक्टर अपने करियर की शुरुआत ही नहीं कर पाते? क्या वजह है कि बहुत सारे एक्टर अपने करियर की शुरुआत तो करते हैं, 1-2 काम करते हैं, फिर कभी नजर नहीं आते? क्या वजह है कि बहुत सारे एक्टर एक मकाम हासिल कर लेते हैं टीवी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे लेवल पे सालों साल काम करते हैं और उसके बाद एकदम काम खत्म होता है, फिर कभी काम नहीं करते? अगर आप आजकल बिग बॉस देख रहे होंगे तो आपने देखा ही होगा, टीना दत्ता जो कि 7-8 साल पहले सीरियल में आई थी, टॉप लेवल पे थी, लेकिन आज कोई काम नहीं। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कोई काम नहीं। तो ऐसा दौर क्यों आ जाता है? क्या वजह है कि टीवी के एक्टर कभी भी फिल्मों में नहीं जा पाते, एकदम गायब हो जाते हैं? और हम बड़ा तरस खाते हैं कभी अखबार में पढ़कर, मैगजीन में पढ़ के कि ये एक्टर एक जमाने में इतना बड़ा हिट था, आज इसकी दुर्दशा देखो, इंडस्ट्री वाले इसकी केयर नहीं करते हैं। क्यों केयर करेंगे? क्यों केयर करेंगे वो लोग? क्या उन्होंने सबका ठेका लिया हुआ है कि भाई एक जमाने में आप बड़े हिट थे, एक जमाने में आपने बड़ा काम किया, इसलिए अब वो सारी जिंदगी आपका जो भी होने वाला है वो सबके जो जिम्मेदारी है वो पूरी उठाएंगे? वो नहीं उठाएंगे। और कभी इस भुलावे में रहना भी मत। एक हद के बाद कोई भी आपका कभी भी सपोर्ट नहीं करता है और उस जगह तक पहुंचने का इरादा और एक्शन आपका ही होता है। तो जब एक्शन आपका, इरादा आपका, तो रिजल्ट भी पूरी तरह से आपका। यह बात अलग है कि इंडस्ट्री को सॉफ्ट कॉर्नर बनाकर सब लोग ब्लेम गेम खेलते हैं कि इंडस्ट्री ने ख्याल नहीं रखा। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर आखिर होता कौन है। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, तकरीबन सभी मिडिल क्लास से हैं और हम सबको लगता है कि यार हमारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है, हम तो कभी भी नहीं बिगड़ेंगे, हम तो कभी एटीट्यूड शो नहीं करेंगे। कोई भी घर से ही सोच के नहीं चलता है कि मैं घमंडी हूं, मैं घमंड करूंगा, मैं एटीट्यूड शो ऑफ करूंगा, मैं स्टारडम दिखाऊंगा। किसी के भी माइंड में नहीं होता है और जब ये हो रहा होता है तब पता भी नहीं चलता है। और ये सबके साथ होता है, मिडिल क्लास के साथ तो ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी इतना देखा नहीं होता है, तो उनके ऊपर असर जल्दी होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं होगा। अभी काम नहीं मिला है तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ हम तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है तो उसको संभालना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हमने तो देखी हुई है अपनी जिंदगी,
आप सबने अपनी लाइफस्टाइल देखा ही होगा कि जहां से निकलते हैं वहां लोग आपको टाउंटिंग करते हैं, डाउट करते हैं, अपने परिवार वाले ही परेशान करते हैं। ऐसी जिंदगी हमने देखी होती है। और अचानक आप एक दिन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। जैसे ही सेट पे पहुंचे, कोई कुर्सी लेके बोलता है स्पॉट बॉय कि आइए मैडम बैठिए, आइए सर बैठिए, क्या लेंगे आप? पानी लेंगे। और पानी एकदम से बिस्लरी की बोतल ओपन करके आपको देता है। फिर चाय वाय का पूछता है, चाय के साथ और क्या खाएंगे? कोल्ड ड्रिंक लेंगे? ये चाय ठंडी तो नहीं है? चाय कौन सी पियेंगे? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, दूध कितना डालें, शक्कर कितनी डालें? ये सारी जब चीजें वो पूछता है तो थोड़ी देर में लगता है कि साला भगवान तो अपनिच्छ। ये सबकी फीलिंग आती है, क्योंकि इतनी सारी इज्जत हमको कभी भी लाइफ में एक साथ नहीं मिली होती। और फिर वो अचानक स्टारडम आ जाता है, कोई लाता नहीं, मर्जी से। फिर जब घर में जाके एक ठंडी चाय की प्याली मिलती तो लगता है यार ये लोग को मेरी इज्जत नहीं, इन लोग को ना मेरी टैलेंट की समझ नहीं है। फिर जब दोस्त यार रोक के कोई चाय की टपरी बोलते आजा पीते हैं चाय, तो अरे इसकी साले की कोई वैल्यू नहीं है, जानता नहीं अभी कितनी इज्जत लेकर आया। तो वो आ जाता है, राइट। फिर वो चाय की टपरी में भी जाके अपनी एसी वाली कार में उसको अंदर बुला के चाय पीता है कि देख एसी में कैसे चाय पीते हैं। ये सब मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है इतने सालों में। और ये भी देखा है कि जो 5% लोग हैं वो इससे हमेशा डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा क्या हुनर है उनके अंदर, ऐसी क्या पहचान है उनको चीजों की, समय की, वक्त की, लोगों की, कि वो बच के निकल जाते हैं और 95% उसमें फंस जाते हैं। उसकी वजह यही है जो अब बताने वाला हूं कि इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर कौन होता है। इसके लिए मेरी एक बहुत ही फेवरेट स्टोरी है, वो आपको सुनाता हूं। मेरी बहुत ही खास कहानी है ये। पुराने जमाने में जब कभी भी लोग माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे बहुत सारे कारणों से, मौसम की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, बीमारियां या किसी और कंडीशन की वजह से, तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ चलता था। तो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले 6 बजे सब लोग तैयार हो गए, सामान वामान रख लिया, खाना वाना बना के रख लिया बैलगाड़ी पे, और गाड़ी के मुखिया ने गाड़ी की कमान संभाली कि भाई सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, धूप नहीं हो। तो सब निकलते हैं और चलते चलते क्या करते हैं, वो अपने पालतू कुत्ते को भी बैलगाड़ी के पीछे बांध लेते हैं। अब जब बांध लेते हैं, सब निकलते हैं, कुत्ता भी पीछे पीछे चलता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 11-12 बजते हैं, धूप चढ़ जाती है, बिल्कुल सर पे आ जाती है। तो कुत्ता धीरे से बैलगाड़ी के नीचे चला जाता है, क्योंकि उसको धूप लग रही होती है। और जब वो नीचे चले जाता है और बैलगाड़ी के नीचे ही चलते चलते उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडक है, छाया है। और उसके बाद उसको यह भी आभास होता है कि यार मैं एक पैर आगे बढ़ाता हूं, बैलगाड़ी एक पैर आगे बढ़ती, मैं दूसरा पैर आगे बढ़ाता हूं तो बैलगाड़ी और आगे बढ़ जाती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं इसलिए बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है। इस पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर है, इस पूरी बैलगाड़ी का बोझ मेरे ऊपर है, इस मुखिया का बोझ मेरे ऊपर है। मेरे वजह से ये पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। अगर मैं रुक जाऊं तो ये पूरा का परिवार रुक जाएगा, इसलिए मुझे बड़ी मेहनत करनी है, मुझे इनको आगे लेके जाना है, और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अब ये उस कुत्ते का गुमान है, भ्रम है, या सच है? ये उस कुत्ते का सच है या भ्रम है? भ्रम है, लेकिन कुत्ते के लिए सच है, और वो अपनी जगह पे सही। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कुत्ता कौन है?
ये कुत्ता कौन है? बताइए कौन है? मिलाइए अपनी नजरों से नजरें। ये कुत्ता, ये एक्टर है। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि सेशन की शुरुआत में ही कुत्ता बना दिया सर ने, लेकिन मैं एक्सट्रीम स्टोरी इसलिए सुनाता हूं कि वो याद रहे, क्योंकि हमको भी एज एन एक्टर यही लगता है कि ये सीरियल मैं चला रहा हूं, ये फिल्म मैं चला रहा हूं। अगर मैं एक्टिंग ना करूं, मैं स्क्रीन पे ना दिखूं, तो इन सब की किचन बंद हो जाएगी, प्रोड्यूसर का परिवार चलना बंद हो जाएगा, ये इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी। मैं काम करता हूं तो ये लोग कमाते हैं, मैं इनका पालनहार हूं। अब ये एक्टर का सच है या भ्रम है? अब समझ में आ रहा है कितने कुत्ते आए, कितने कुत्ते गए, मतलब कितने एक्टर आए और कितने चले गए। लेकिन बैलगाड़ी रुकी क्या? बॉलीवुड की बैलगाड़ी रुकी क्या? नहीं रुकी। तो समझदारी क्या थी कि आराम से, ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक्स के साथ उस छाया में वो एक्टर, वो कुत्ता चलता रहे, क्योंकि उस पूरे डिपार्टमेंट के 28-30 डिपार्टमेंट की मेहनत का नतीजा है एक्टर। वो 200 लोगों की मेहनत का नतीजा, फेस है एक्टर। सबसे ज्यादा सुविधाएं भोगने वाला है एक्टर, सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला है एक्टर। लेकिन एक्चुअली एक्टर सिर्फ और सिर्फ फेस है, अदरवाइज तो वो पूरी तरह से हैंडीकैप है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है उस परिवार पर, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उसने नहीं लिखा है, जो वो कर रहा है, जैसा वो दिख रहा है, वैसा डिसाइड और डिजाइन उस एक्टर ने नहीं किया, वो डायरेक्टर ने किया। उसके ऊपर मूड लाइटिंग कैसे होगी, उसका लुक, उसका एंगल से वो कैसे वो हीरोइज्म दिखेगा, वो डीओपी ने तय किया है। वो मार्केट में कैसे प्रेजेंट होगा, ये मार्केटिंग ने तय किया है। उसकी इमेज का प्रोजेक्शन कैसे होगा, ये पीआरओ टीम ने तय किया है। मतलब ये कि सब कुछ कर कुरा के उसको प्रेजेंट कर दिया गया है प्रोजेक्ट का हीरो बना के। लेकिन एक्चुअली उसको ये समझना चाहिए कि मैं हीरो नहीं, राइट? पब्लिक के ऊपर मत जाना। पब्लिक तो बड़ी आस्था से गणपति को भी बैठाती है और 10 दिन बाद छोड़ के भी आती, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। उसको फिर नया इवेंट चाहिए होता है, एक और नया इवेंट चाहिए होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि ये लोग मुझे बना रहे हैं, मेरा ग्रेटिट्यूड हमेशा इनके प्रति होना चाहिए, मेरा आभार हमेशा इनके प्रति होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो मेरी वो इमेज नहीं होगी। अगर कोई राइटर आपको बहुत पसंद करता है तो आपके लिए बेस्ट लाइन लिख के देगा। अगर कोई डायरेक्टर आपको पसंद करता है तो आपको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेगा। अगर कोई डीओपी आपको पसंद करता है तो वो आपको बेस्ट शॉट्स देगा। अगर कोई एडिटर आपको पसंद करता है तो बेस्ट एडिट करेगा। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो वो पीआर आपको अच्छा करेगा, मार्केट आपको अच्छा करेगा, करेंगे, उनके कैलिबर को, उनको प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करेंगे। और एक एक्टर यही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, तो जब मैं चला ही रहा हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो कौन है हम लोग? दोहराइए एक बार। और उसी की औकात में रहेंगे, और नहीं रहे तो उसी की मौत। उसी की मौत मरेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
अभी कितने लोग वो वाली मौत मर गए आपको पता है ना? किसी को पता नहीं चला। इसलिए इस गलती से हम लोग बचेंगे, राइट? अब आते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लोग, जो दूसरे प्रोफाइल के लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो आखिरकार इन लोगों में से हमारे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन लोग होने चाहिए? जब भी मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देखिए कि कौन कौन लोग होंगे जो मेरे दोस्त होंगे, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में होंगे। किन लोगों के साथ मैं दोस्ती करूंगा? अगेन, वो जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिया था वो हर जगह आएगा। इसके साथ दोस्ती क्या मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रही है? इफ यस, ओके, इफ नो, नहीं। ये तो आप मानेंगे ही सब लोग दिल से। क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगा सेशन में, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र आराम से बैठें, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको बहुत अच्छे से नोटिस करें, फोकसफुली, अवेयरनेस के साथ, और नोट कर लें, है ना? क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में चल रहा हूं। फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर लूंगा तो क्या होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये तो आप सभी लोग मानेंगे कि हम पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम, जब भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो अपने मतलब और मकसद के लिए करते हैं। जब भी आप दोहरा के अपना एक्सपीरियंस भी नोटिस कीजिएगा, हम जब भी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, पहली दफा, पहली बार किसी से दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो अपने मतलब और मकसद के लिए करते हैं। यस और नो? राइट? तो ये तो मानते हैं कि हम लोग कितने कमीने हैं, और अगर हम ऐसे ही हैं तो मानने में कोई बुराई भी नहीं। हमने बचपन से यही किया है कि जिसके पास बैट बॉल था उसको टीम में लिया, बाद में जिसके पास बाइक थी और गर्लफ्रेंड को घुमाना था तो उससे दोस्ती की। हमारी पहली मर्तबा फ्रेंडशिप उन्हीं के साथ होती है जो हमारे मतलब या मकसद को पूरा करते हो। हां, उसके बाद कई दोस्त हमारे करीबी हो जाते हैं, बहुत जिगरी हो जाते हैं, वो सब बात के स्टेप्स हैं। सारे दोस्त कंटिन्यू नहीं रहते आपके साथ, है ना? लेकिन पहली जो शुरुआत होती है फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, वो मतलब और मकसद से होती। तो अगर ये सच है तो इस सच को मानते हुए क्यों ना हम अपने करियर के लिए भी पहली दोस्ती मतलब और मकसद से करें? इसमें कोई बुराई नहीं। और ऐसा दुनिया के सारे प्रोफेशन में होता है। जब आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, आप सेल्स पर्सन बनते हैं, आप नेटवर्किंग के किसी बिजनेस में जाते हैं, आप सर्विस सेक्टर के किसी बिजनेस में जाते हैं, तो आप इसी तरह से करते हैं। तो ये कोई मैं आपको बहुत गलत तरीका नहीं सिखा रहा हूं, ऐसा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें दोस्ती करनी है मतलब मकसद से करनी है। मतलब जो हमें ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है और उससे दोस्ती करनी है, जो नहीं ले जा रहा उससे नहीं करनी है। तो अब ये जो दोस्त होंगे, जो फ्रेंड लिस्ट होगी, ये कौन लोग होंगे? मुझे किन किन से दोस्ती करनी है? सबसे पहले जो रेड मार्क लगाएंगे, काटेंगे नाम, वो है एक्टर। एक्टर से दोस्ती करके आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और सबसे ज्यादा गलती एक्टर, नए एक्टर यही करते हैं कि सारी की सारी दोस्ती एक्टर के साथ ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कुछ अलग कॉम है, बड़ी साफ सुथरी रहती है, हैंडसम या ब्यूटीफुल बन के रहती है, ये कुछ अच्छे लोग होते हैं, और वो उनके साथ ही फ्रेंडशिप करते हैं, उनके साथ ही ग्रुपिज्म करते हैं, जबकि इनकी दोस्ती से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला।
यह एज एन एक्टर आपको कभी भी ग्रोथ नहीं देने वाले। जब मैं एक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टर की बात कर रहा हूं। एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हों, अदरवाइज एक्टर आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं तो यहां अपनी क्लासरूम में सिखाता ही हूं कि एक्टर जो होता है वो आस्तीन का सांप होता है, कब डसेगा नहीं मालूम, डसेगा जरूर कंफर्म। और ये जहर इतना मीठा होगा कि उस टाइम बड़ा अच्छा भी लगेगा। आप बोलोगे एक दो बार और डस ले, आपको नहीं मालूम आपके करियर का एंड कर रहा है वो। मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूं, क्योंकि सबके चेहरों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि ये क्या होगा। मैंने तो फिल्म इंडस्ट्री में आना ही इसलिए था कि इसको गर्लफ्रेंड बनाना था या इसको बॉयफ्रेंड बनाना था या इसके साथ फोटो खिंचानी थी। इन्होंने तो पहली बार में ही पत्ता काट दिया कि भाई इनके साथ दोस्ती नहीं करनी। लेकिन मेंटोर वही होता है, गुरु वही होता है जो आपको नजदीकी फायदा ना दिखाए बल्कि आपको आपके करियर का दूरगामी एट लास्ट जो प्रॉफिट होने वाला है वो दिखाए। अगर आज आपका एक्टर दोस्त है, राइट, आपने ऑडिशन दिया तो आपके रिजेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप अपने दोस्त एक्टर के पास गए, उसने बोला क्या हुआ यार, बड़ा यार डिप्रेसिंग है यार, कहीं हो ही नहीं रहा यार, बड़ी दिक्कत हो रही। क्या जवाब होगा उसका? तेरा क्या, मेरा ही नहीं हो रहा, मैं तो तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं तो तेरे से ज्यादा हैंडसम हूं, मैं तो तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूं, मेरा ही नहीं हो रहा, तेरा कहां से हो? अब आप गए क्यों थे उसके पास और वो सुना क्या रहा है? आप बोलोगे यार वो माँ बाप का बड़ा प्रेशर है, बार बार बुला रहे हैं। अरे बोले तेरे क्या बुला रहे हैं यार, मेरे तो पहले से बुला रहे हैं, मेरे यहां तो दीदी की भी शादी है, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वो आपको डिस्करेज ही करेगा जाने अनजाने। आप बोलोगे आज मैं एक्टिंग करने गया था, छोटा सा रोल था यार, अरे नहीं नहीं छोटा रोल नहीं करना, बर्बाद हो जाएगा तू, तेरी फ्रेशनेस चली जाएगी, तेरे को बाद में बड़े रोल नहीं मिलेंगे, मेन लीड नहीं मिलेगा। आप सोचोगे यार दोस्त भी एक्टर भी सही कह रहा है। हमेशा आपके करियर में आपकी टांग पकड़ के वो पीछे खींचेगा। कभी आप उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे, परफॉर्म करके दिखाओगे कि देख मैंने नया मोनोलॉग रेडी किया है, नया एक्ट तैयार किया है, ये देख, वो कभी भी नहीं बोलेगा यार कमाल कर दिया। वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं यार तूने वहां पे गलत किया, वहां देख तूने ये नहीं पकड़ा, ये नहीं किया, और ऐसा देख मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो वो अपना बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उसके पर्सपेक्टिव से, जिससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले एक्टर को कैंसिल करो। हमको लगता जरूर है कि वो हमें कभी ऑडिशंस के बारे में बताएगा, कभी कुछ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएगा क्योंकि सेम फील्ड से है, लेकिन 3 इडियट का डायलॉग सभी ने सुना होगा ना कि दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा अच्छे आ जाएं तो ज्यादा दुख होता है। तो वो कैटेगरी रहती है हमेशा। तो आपके दोस्त कौन होने चाहिए? आपके दोस्त होने चाहिए राइटर, डायरेक्टर, कैमरा डिपार्टमेंट के लोग, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन पीपल, जो भी लोग अदर देन एक्टिंग कैटेगरी में आते हैं वो सब आपके दोस्त होने चाहिए। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्टिंग वाला, अब आपने इसी में से किसी राइटर के सामने बोला कि मैंने एक परफॉर्मेंस रेडी किया है जरा देख ले, या डायरेक्टर के सामने बोला, डीओपी के सामने बोला, तो अब उसका जो वर्जन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। ओके, आपने एक राइटर डायरेक्टर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अब वो क्या बोलेगा, नहीं यार तूने क्या है डायलॉग तो बोला लेकिन तूने बैक स्टोरी नहीं समझी कैरेक्टर की, उसके कैरेक्टराइजेशन को थोड़ा और गहराई से पकड़। ये एक राइटर ही बोल सकता है। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिला कि यार मुझे परफॉर्मेंस में क्या चीजें छूट रही।
अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा तो बताएगा यार तेरा लुक बार बार नीचे जा रहा था, तेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही थी, ये हो रहा था, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो कैमरा रोज देखता है। कोई कैमरामैन होगा तो बोलेगा यार तू ना राइट प्रोफाइल ज्यादा रखा कर या चिन डाउन रखा कर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तेरा फेस उसमें अच्छा आता है। कॉस्ट्यूम वाला आपको कॉस्ट्यूम से हेल्प कर सकता है आपके हिसाब से। हर आदमी एज एन एक्टर आपको ग्रोथ देगा। एग्री? इसलिए हमारी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ वो लोग होने चाहिए क्रिएटिव टेक्नीशियंस अदर देन एक्टर, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब मैंने तो कह दिया कि इनसे दोस्ती करो, तो क्या आप कल को करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, रोहित शेट्टी के साथ दोस्ती कर लोगे? नहीं। दोस्ती हमेशा बराबरी वालों से होती है, लेवल में होती है। अभी आप कौन हो? नए हो, स्ट्रगलर हो, एक तरह से असिस्टेंट लेवल के एक्टर हो, तो आपकी दोस्ती किन से होगी? असिस्टेंट राइटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन। तो जो भी असिस्टेंट लेवल के लोग हैं उनसे दोस्ती करना आज से, अभी से शुरू कर दो। लेकिन यहां पे एक रूल है, दोस्ती करनी है लेकिन काम नहीं मांगना है। फ्रेंडशिप करनी है पर काम नहीं मांगना है। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि पहले तो मनपसंद दोस्ती नहीं मिल रही, फिर कर रहे हैं बड़ी मजबूरी में इनके कहने से, तो ये बोल रहे हैं काम मत मांगो, और काम मत मांगो तो मतलब मकसद से दोस्ती का फायदा क्या हुआ? मेरी ये आदत ही है कि पहले मैं बताता हूं, फिर मैं उलझाता हूं और तब सुलझाता हूं, क्योंकि उलझन तो आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर मैं पहले उलझा के नहीं दिखा दूं तो फिर आप कैसे सुलझोगे, कैसे निकलोगे, वो आप नहीं सीख पाओगे। बहुत जरूरी होता है समझना और जानना कि अगर महाभारत जैसा युद्ध आप लड़ने जा रहे हो तो आपको अभिमन्यु की तरह सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाना नहीं आना चाहिए, उस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलना भी सफलतापूर्वक आना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है कि जब आपको फंसना भी आता हो और निकलना भी आता हो। ठीक है? तो हम लोग मॉडर्न टाइम के अभिमन्यु हैं। उसके पास तो आधा ही नेटवर्क था मां की कोख में, तो आधे नेटवर्क का उसका जीपीएस चला गया तो फायदा नहीं उठा पाया, आधा ही रास्ता पता चला। हमें तो पूरा पता चल सकता है, तो हम पूरा जानेंगे। तो इसका पहले मैं बेनिफिट बताता हूं कैसे होता है, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, करवाने वाला हूं, वो सब या तो लाइफ में मैंने खुद किया है और उसका एक्सपीरियंस लिया है, या किसी को करते हुए देखा है और उसके एक्सपीरियंस को, उसकी सक्सेस को भी देखा है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी प्रूवन स्ट्रेटेजीज है। ये प्योरली मैं आपको साइंस बता रहा हूं जो काम करती ही करती है। ये सारी स्ट्रेटेजी 100% वर्केबल है, प्रूव्ड है कि ये काम करती है। इसलिए मैं बहुत भरोसे के साथ इस 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में कहता हूं कि जो भी इसको इंप्लीमेंट कर लेगा लाइफ में, वो लगातार काम करेगा, उसको काम करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 100% रिजल्ट देती ही देती है। ओके, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि क्या फायदा होता है। हमने सुना है, सभी ने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में आना तो स्ट्रगल होती है। एक्चुअली कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है, फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, जो भी स्ट्रगल है वो आपके माइंडसेट की है। और इन 3 दिनों में उसी माइंडसेट की जो स्ट्रगल होती है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होती है,
उसी को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार अगर वो ठीक हो गया तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैं जब भोपाल शहर से मुंबई आया 2001 में, तो ज्यादातर हम लोगों का यही होता है कि हम जब भी आते हैं अपने शहरों से तो कोशिश करते हैं कि भाई अपने शहर के आसपास के लोग मिल जाएं, है ना। तो मुझे भी पता चला कि मेरे शहर के आसपास यानी भोपाल के आसपास एक बहुत छोटा सा कस्बा है अब्दुल्लागढ़। वहां के एक राइटर हैं जो कुमकुम के डायलॉग लिखते हैं। किसी से मेल मुलाकात में पता चला तो मैंने उनसे नंबर ले लिया। अब नंबर मिल गया तो हमें पहली बार क्या करना चाहिए? उस राइटर को फोन करना चाहिए, क्योंकि राइटर से दोस्ती करनी थी, कांटेक्ट डिटेल मिल गई तो उसको क्या करना चाहिए? कांटेक्ट करना चाहिए। नहीं, पहले उस शख्सियत को, उस पर्सनैलिटी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से समझना। तो नॉर्मली मैं टीवी तो शायद देखे हुए मुझे बहुत साल हो गए होंगे, न्यूज कभी मैं देखता ही नहीं हूं, सीरियल्स मैं कभी नहीं देखता। आज भी मैं आपको बता दूं कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता हूं। आपको बड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला वो क्वेश्चन मैं खुद से भी पूछता हूं कि क्या वेब सीरीज देखना मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जाता है? आंसर फौरन निकल के आता है। एटीएम से उतनी जल्दी नॉट बैलेंस की वो जो पर्ची आती है, नो बैलेंस, वो नहीं आती जितनी जल्दी ये आंसर आता है कि करना है या नहीं करना है। तो मैंने आज तक कोई वेब सीरीज नहीं देखी, क्योंकि अगर मुझे बनानी भी होगी कोई वेब सीरीज तो वो ओरिजिनल कहानी पे होगी, और ओरिजिनल कहानी पे होगी तो मुझे देख के क्या रेफरेंस लेने, कोई जरूरत नहीं। तो मैंने फिर टीवी देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि टीवी देखना मुझे उस शख्सियत के पास और ज्यादा अच्छे से ले जाएगा, उसको समझने में आसानी होगी कि वो काम क्या करता है, इसलिए मैंने टीवी देखा। मैं सीरियल नहीं देखता था, लेकिन मैंने सीरियल देखा क्योंकि मुझे समझना था कि वो डायलॉग कैसे लिखता है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है। तो मैंने कुमकुम सीरियल 3 दिन तक देखा लगातार, डायलॉग समझे, डायलॉग वाकई बहुत अच्छे लिखे थे उसने पोएटिक वे में। फिर 3 दिन बाद मैंने उनको कॉल किया, और वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं क्या हुआ। मैंने कॉल किया, मैंने बोला हेलो, तो बोले हेलो। बोला जी मैंने आपका सीरियल देखा कुमकुम, आपने बहुत कमाल के डायलॉग लिखे। तो बोले कौन से डायलॉग? बोला अभी लास्ट एपिसोड्स देखे मैंने, बहुत अच्छे डायलॉग लिखते हैं आप, पोएटिक वे में डायलॉग लिखते हैं, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप किसी भी राइटर को ये बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, उसको बुरा लगेगा, उसको चापलूसी लगेगी, क्योंकि राइटर ऐसी एक कॉम है, या जो भी मैंने बोला अदर देन एक्टर, वो ऐसी कॉम है जिनके घर वाले भी कई बार सोचते हैं कर क्या रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ना तो चेहरा दिखता है ना कुछ होता है। तो ऐसे प्रोफेशन को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है। तो उन्होंने बोला थैंक यू, अच्छी बात है कि आपने देखा, इतना माइन्यूटली देखा, इतना डीपली देखा। आपका नाम क्या है? मतलब वीरेंद्र राठौर। क्या करते हैं आप? मैंने बोला मैं एक्टर हूं। तो मजा तभी है जब सामने वाला पूछे आप कौन हैं, क्या करते हैं। मजा तभी है जब सामने वाला पूछे आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्योंकि जब वो पूछता है और आप बताते हैं तो उसका जो फोकस लेवल होता है, जो रजिस्ट्रेशन लेवल होता है, वो स्ट्रांग होता है। और अभी तक हम एक्टर क्या कर रहे हैं? जो कोई भी मिला मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर हूं। उसका सुनने का मन है नहीं है, मैं एक्टर हूं, मुझे एक्टिंग करनी। क्या रजिस्टर्ड होंगे हम लोग कभी भी? तो मैंने बोला मैं एक्टर हूं। फिर ऐसी बातचीत शुरू हुई
उनको पोएट्री का शौक था, मुझे भी पढ़ने का लिखने का शौक था। तो उस टाइम पे व्हाट्सअप वगैरह ये सब तो चीजें थी नहीं, तो वो SMS ही करते थे, कभी कुछ नया लिखते थे तो मैं भी अप्रिशिएट कर देता था अपनी तरह से। तो ऐसे दोस्ती बढ़ती चली गई। कभी हम लोग साथ में खाना खाने लग गए, घर पे आना जाना शुरू हो गया। जब उनके घर पे गया तो वहां पे भी टेक्निकल लोगों से मुलाकात हुई, एडिटर से, कैमरामैन से। ये भी फायदा होता है कि इंडस्ट्री में जब आप क्रिएटिव या टेक्नीशियन से दोस्ती करते हैं तो उनके दोस्त भी सब उसी तरह के होंगे, तो आपका नेटवर्क किन लोगों के साथ बढ़ता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक्टर तो शुरुआत में 1 दिन से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन काम करता है, लेकिन ये लोग तो किसी भी प्रोजेक्ट में रेगुलर काम करते हैं। तो इनके दोस्त कौन होंगे? जो रेगुलर काम करते होंगे। तो एक रेगुलर काम करने वाले की बातचीत में एक लेवल अलग होता है, एक ना काम करने वाले के लेवल अलग होते हैं। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ जहां मैंने उनको फैसिलिटेट भी किया। एक बार मैंने फोन किया ऐसी 12 साढ़े 12 बजे कि कहां हो? तो बोले यार बैग फिल्म से आया हूं। बैग फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसका कुमकुम सीरियल था, अभी तो बंद हो गया है। तो बोले वहां आया हूं, मुझे कुछ करेक्शंस बताए गए हैं डायलॉग्स में, अब मैं जाऊंगा कांदीवली और फिर करेक्शन करके आऊंगा। जाता हूं लेकिन देना तो है यार स्क्रिप्ट। तो वो रहते थे कांदीवली, लेकिन मैं रहता था ओशीवारा में, बिल्कुल स्टूडियो के पास में। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करिए कि आप मेरे रूम पे आ जाइए, वहां लिख लीजिएगा। तो बोले नहीं यार आप डिस्टर्ब हो गए फालतू, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे एकांत चाहिए होता है। मैं लगा कोई बात नहीं, आप तो आ जाओ, मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिखो। तो वो आ गए और उनने आराम से अपना काम किया और चले गए। अब किसी को एक बार इस तरह की हेल्प कर दो तो उसकी आदत तो पड़ेगी। किसी को एक बार इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए तो उसकी आदत तो पड़ेगी। हम लोग इसी वजह से, इस डर के मारे तो आदत पड़ने नहीं देते कि अगर मैंने इसको एक बार घर में बुला लिया तो ये रोज रोज आएगा। मैं चाहता हूं कि वो रोज रोज आए, क्योंकि उसके रोज रोज आने से मैं अपने ड्रीम गोल के पास जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अभी आधा आधा मन कर रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि काम नहीं मांगना, और मैंने भी अभी तक काम नहीं मांगा है। राइट? तो काम नहीं मांगा। फिर कभी कभी उसकी सिटिंग होती थी कुछ लोगों के साथ, जहां पे वो नरेट करता था स्टोरी को, या कुछ मीटिंग्स होती थी। तो 1-2 बार उसने मुझसे डरते हुए बोला कि वीरेंद्र यार अगर दिक्कत ना हो तो मैं यार यहीं पे मीटिंग कर लूं, पास में है, फिर मुझे दूसरी मीटिंग में आना। तो मैं हाँ कर लो। तो मेरे रूम पे ही अपने लोगों को बुलाने लग गया। अब वो मीटिंग हॉल बन गया पूरी तरह से। अब मुझे जेस्चर दिखाने के लिए चाय पूछनी ही पड़ती थी, अब पूछनी पड़ती थी तो चाय बनानी भी पड़ती थी। तो चाय बना भी देते थे और सबको पिला भी देते थे, लेकिन पिलाते पिलाते सबकी फोटो खींच लेते थे कि किस किस ने चाय पी है, किस किस से वसूली करनी है, किस किस का नंबर लेना है। क्योंकि अब तक तो शिकार करने बाहर जाना पड़ रहा था, अब तो शिकार घर पर आ रहे हैं। अब तो नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जिसने आपकी चाय पी है वो आपको नंबर देने से मना कर सकता है क्या? और वो आपसे किस लेवल पे दोस्ती कर रहा है कि भाई ये उनका दोस्त है। राइट? तो आपका जो लेवल है इंडस्ट्री में काम करने वाले लेवल से जोड़ा जा रहा है। और वो सारे लोग जब जब नए आ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। वो जो कंटिन्यूटी शुरू हुई थी कि आपका नाम और आपका काम पूछा जा रहा है, आप आगे से नहीं बोल रहे हैं। और मैंने कभी भी किसी का नंबर लेके किसी से काम नहीं मांगा। आपका बार बार मन करेगा आज मांग लूं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं। लेकिन यकीन जानिए अगर आपने काम मांगा, दोस्ती खत्म। ये बताऊंगा कैसे बाद में। लेकिन काम गलती से भी मांगने की कोशिश मत करना। काम मांगोगे उस दिन दोस्ती खत्म हो जाएगी। काम नहीं मांगोगे, काम हर हाल में मिलेगा। काम मांगा, दोस्ती खत्म। काम नहीं मांगा, काम गारंटेड मिलेगा। अब वो मेरे दोस्त थे तो मैंने उनको कई बार बोला यार कि यार मेरे लिए मोनोलॉग लिख दिया करो। अब राइटर है, दोस्त है, अब जब वो मोनोलॉग लिखेगा
अपने दोस्त एक्टर के लिए, तो उसकी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता लिखेगा, उसके हिसाब से लिखेगा, तो किस लेवल का मोनोलॉग होगा। उसका बेनिफिट मुझे मिलता था, मैं ऑडिशन पे जाता था, लोग बोलते थे कि आपने जो भी सेल्फ प्रिपरेशन किया है वो करके दिखाइए, मैं करके दिखाता था। तो वो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर नाटकों के सीन लोग करते थे परफॉर्म, और मैं कभी करता नहीं था। मेरे मोनोलॉग को लिखने वाला वो व्यक्ति था जो सक्सेसफुल सीरियल का डायलॉग राइटर था। इतना महंगा तो मैं मोनोलॉग राइटर अफोर्ड कर रहा था, वो भी फ्री में। वो भी फ्री में। जो आदमी एक एपिसोड के डायलॉग लिखने के लिए उस जमाने में 8 से 10 हजार रुपए चार्ज कर रहा था, वो फ्री में मेरे लिए मोनोलॉग लिखता था। ये क्या कम कमाई है? लेकिन हमें क्या लगता है ये डायरेक्ट कमाई नहीं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन इसी का होता है। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उनका फोन आया मेरे पास। बोले क्या कर रहे हो वीरेंद्र? मतलब बस बैठा हूं यार, अभी जस्ट ऑडिशन देके आया हूं, कुछ खास नहीं। तो बोले यार एक मैं एपिसोड लिख रहा हूं, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, 2 दिन का काम है, छोटा रोल है, करेगा क्या? मैंने बोला ले, ये 3 महीने से जाल क्या यूं ही बिछाया था क्या? ऐसा मैंने मन में बोला। तो मैं हाँ बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, 100%। अब हुआ क्या एक्चुअली, जब वो कैरेक्टर लिख रहे थे, कहीं से मैं जहन में आया हूंगा और मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ उनको वो कैरेक्टर दिखा होगा। उनने लिखा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर कंफर्मेशन की यार ये एक्टर अच्छा है, पता नहीं मेरा दोस्त है, बुरा ना मान जाए, छोटा रोल दे रहा हूं। तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा मैं करूंगा। तो बोला ठीक है। तो मैंने पूछा उनसे कि बताइए फिर इसका ऑडिशन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा? तो बोले कि यार ऑडिशन तो नहीं होगा इसका, ये जो स्क्रिप्ट है ये मुझे रात को 8 साढ़े 8 बजे तक प्रोडक्शन हाउस में जमा करनी है। इसका जो शूटिंग है वो कल से है। मैं सारे सीन्स दे हेलो एवरीवन, प्लीज 2 मिनट सभी लोग वेट करिए। कुछ वीडियो जो अपने हो रहा है उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज लग रहा है, सो सभी लोग 2 मिनट वेट करिए। इशू 2 से 5 मिनट में हम इशू रिजॉल्व कर रहे हैं, प्लीज वेट करिए। कर लेगा, आधा काम तो वहीं हो चुका था। फिर भी डायरेक्टर ने बोला कि चलो बोल के बताओ। तो मैंने 2 लाइन ही बोली और उन्होंने बोला ओके ओके चलो इसको कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम रेडी कराओ। ये कॉस्ट्यूम है तुम्हारे पास? उनको क्या मालूम, बैग तो पहले से रेडी है। मैं हाँ सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लो सब करके दे दिया। और 2 ढाई बजे मेरा शॉट लगा। अब जो 2 लड़के तैयारी कर रहे थे उनको पक्की बात है ये लगा होगा कि इस लड़के की कुछ सेटिंग थी, इसकी कुछ ना कुछ जुगाड़ थी। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या वो 3 महीने की मेहनत उन लोगों ने की थी? क्या वो 3 महीने का पेशेंस उन्होंने देखा था? बस वही मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट था, वही पेशेंस था कि दोस्ती होने के बाद भी काम नहीं मांगना, काम नहीं मांगना है। ओके। तो 2 ढाई बजे मेरा शॉट लगा और तैयारी बस चल ही रही थी कि डायरेक्टर साहब आए और बोले कि
नहीं नहीं, ये शॉट हम लोग बाद में करेंगे, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बाहर की लाइट जा रही है तो हुसैन का शॉट लेना गाड़ी का, अपन बाहर के शॉट लेना। तो बहुत अजीब लगता है जब आप बिल्कुल तैयार वैयार होकर खड़े हो जाएं और कोई बोले कि आपका शॉट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, वो तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो सब बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग गया सामान, पूरी यूनिट भी बाहर चली गई, हम भी चले गए। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, ज्यादातर एक्टर गलती करते हैं कि अपने ग्रीन रूम में चले जाते हैं, मेकअप रूम में चले जाते हैं, वैनिटी वैन में चले जाते हैं। क्या वहां पे जाना मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? नहीं। वहां कौन मिलेंगे? एक्टर। और उनसे वो बोलेंगे क्या हुआ तेरा शॉट लगा था, मैं बोलूंगा यार हाँ शॉट तो लगा था, लेकिन वो डायरेक्टर साहब बोले यार कि वो बाहर करना। अरे ये सब ऐसे गधे होते हैं यार, इनको क्या मालूम, तेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, पिछली बार मुझे बुलाया था, रात तक शॉट नहीं किया, दूसरे दिन बाद तो रोल ही काट दिया था, मेरा ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था। आप जिस लेवल पे गए थे उससे और डाउन कर देंगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लगेगा कि वो आपके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, पर प्लीज इन तरह के शुभ चिंतकों से बच के रहें। शुभ चिंतक तभी भले हैं जब आप जिंदा ना रहें, क्योंकि तब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, वो चलेगा। जीते जी अगर ये शुभ चिंतक मिल गए तो कब्र तक पूरा खुद छोड़ के आएंगे ये। इसलिए इनसे बच के रहें। तो बाहर जब शॉट लगा तो बाहर सब लोग चले गए, मैं भी गया। तो मैंने देखा कि जो चीफ एसोसिएट डायरेक्टर हैं वो हैं और बाकी सब लोग खड़े हैं वहां पे। तो मैंने सोचा यार वीरेंद्र देख, अभी तक तो अपन एक शिकार किया तो यहां तक पहुंचे, यहां पे तो चारों तरफ एक से बढ़कर एक प्यारे शिकार है। कोई टेक्नीशियन है, कोई प्रोडक्शन वाला है, कोई लाइट वाला है, कोई मेकअप वाला है। ये तो पूरा का पूरा अमेज़न का जंगल है, जहां हाथ निकालोगे वहां कोई ना कोई मिलने वाला है। तो ये तो मौका है। तो अपना दुखड़ा रोने से अच्छा है अगली नेटवर्किंग कर लो। तो वो मेरी बाइक को देख रहे थे, उस जमाने मेरे पास बाइक थी हीरो होंडा की CBZ 100, जो कि उस टाइम की सबसे पहली स्पोर्ट्स बाइक थी। बहुत ही ज्यादा एक एक्सक्लूसिव बाइक थी जो ज्यादातर लोग देखते थे बड़ी हसरत भरी निगाहों से, आज कोई नहीं देखता उसको। वो मुझे इसलिए पता चला कि जब वो बाइक लेके मैं निकलता था तो मुझे लगता था कि लड़कियां मुझे देखती हैं, बाद में ये क्लियर हुआ कि वो बाइक को देखती हैं। तो वो देख के बात कर रहा था कि यार ये इतना माइलेज देती है, इसकी पिकअप इतनी स्ट्रांग है, ये है वो, बातचीत आपस में कर रहे थे। तो मैं जाके बाजू में खड़ा हुआ, पहले मैंने उनकी बातें सुनी, फिर मैंने बोला सर आपको राइड लेनी है क्या? तो बोला क्यों, तेरी है क्या? बोला हाँ मेरी है। बोला तू तो अमीर एक्टर है यार। मैं बस सर थोड़ा बहुत है। तो मैंने उठा के उसको चाबी तभी दे दी। वो गया, बाइक उठाई, राउंड लगा के पूरा आया, और फिर तो अगले 15 मिनट तक वहां एक के बाद एक लोग चक्कर लगा रहे थे उस बाइक से। कोई स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था, सब मजे ले रहे थे बाइक के। और मैं सबके फोटो खींच रहा था कि 13 नंबर भी लूंगा, 13 नंबर भी लूंगा, 13 नंबर भी लूंगा, 13 नंबर भी लूंगा। छोड़ के तो जाने का नहीं। और फिर शूट शुरू हुआ। फिर मेरा जो शॉट था वो लगा करीब करीब 7 बजे शाम को 7 बजे लगा। शूटिंग हुई, बहुत अच्छी शूटिंग हुई। 2 ही सीन थे उस दिन मेरे, दोनों सीन एक के बाद एक हो गए क्योंकि सेम लोकेशन पे थे। एक ही सेटअप था कि एक फोटोग्राफर है जो कि लड़कियों के फोटोग्राफ्स लेकर उनको ब्लैकमेल करता है, उस तरह का फोटोग्राफ था। और हुसैन के साथ डायरेक्ट मेरा सीन था। तो सीन हो गया, उसके बाद असिस्टेंट ने बोला कि आपका पैकअप हो गया है, आप जा सकते हैं। तो मैंने पूछा डायरेक्टर साहब से बात हो गई? बोले हाँ डायरेक्टर साहब से बात हो गई, आपका पैकअप है और अच्छा है, टच में रहना है, करेंगे कुछ ना कुछ। बोले ठीक है। मैंने पैकअप किया, मेकअप वगैरह रिमूव किया अच्छे से। उसके बाद डायरेक्टर के पास गया। अब हालांकि असिस्टेंट डायरेक्टर बोल चुका था कि डायरेक्टर साहब ने बोल दिया है, यहीं पर वो 5% में फर्क होता है।
वो हर काम खुद करके अपना अनुभव लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। यही फर्क होता है। कोई दूसरा एक्टर होता तो निकल जाता। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर मेरा पैकअप हो गया, बताया। बोला हाँ तेरा पैकअप है और टच में रहना, अच्छा एक्टर है, तो काम करेंगे। बोला जी थैंक यू सर। मतलब अगर आपको बुरा ना लगे, और मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ आपके पीछे बैठ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। बोले क्या करेगा, शूटिंग वूटिंग क्या, पार्टी वार्टी कर जाके दोस्तों को। बोला नहीं सर वहाँ क्या मिलने वाला, यहाँ आपको काम करता हुआ देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, समझ में आती हैं, सीखने का मौका मिलता है, अभी इंडस्ट्री में नया हूँ। तो बोले ठीक है बैठ जा। अब अभी सुनने में कितना आसान लग रहा है ना कि उन्होंने आसानी से बैठने दिया, लेकिन ये पूरे दिन भर का एटीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न था जिसने कि वो कंफर्टेबल जोन बनाया था। अगर यही बात शायद मैं सुबह 11 बजे करता तो असर नहीं होता। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई एक्टिविटी सोच भी रहे हैं, आपने टारगेट भी किया है कि मुझे इस पर्सन को इंप्रेस करना है, इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, इसके साथ मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो हैव पेशेंस, प्रॉपर टाइम दो उसको। जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब आप डायरेक्टर के साथ बैठे हुए हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो हुसैन को भी गाली बक रहे हैं कि कैसे कर रहा है बे। वो उस जमाने का सुपरस्टार, इंडियन आइडल कर रहा, सीरियल कर रहा, क्या क्या नहीं कर रहा था। कितने पैसे कमाएगा तू है, एक जगह शूटिंग कर, अच्छे से कर। तो हमें लगा यार ये अकेले हमको नहीं चिल्लाते, बड़े बड़े स्टार को भी चिल्लाते। तो भ्रम टूट गया। और ये भी भ्रम टूटा कि वो कैसे टैकल कर रहा है। वो बस हंसी, अरे नहीं सर क्या बोलूं सर, थोड़ा सा आज ज्यादा ओवर एक्साइटेड हूं, बाकी मैं अच्छे से करता हूं सर, अभी बिल्कुल बढ़िया करता हूं। दिख रहा था कि कैसे वो एक ऑपरेटिव टूल की तरह एक डायरेक्टर के सामने काम कर रहा है, इस लेवल पे भी पहुंचने के बाद। यह आपको तब पता चलता है जब आप अपने मेकअप रूम से बाहर निकल के फ्लोर पे बैठते हैं, एक्टरों से दूर बैठते हैं, तब ये चीजें नजर आना, दिखाई देना शुरू होती है। अब यहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तो मैं वन डे टू डे के रोल के लिए गया हूं ना, कोई बहुत बड़ा रोल तो करने नहीं गया हूं, छोटा ही रोल करने गया हूं। अब जब अगर डायरेक्टर के लिए चाय आएगी तो क्या चाय आपको नहीं पूछी जाएगी? और आप अगर डायरेक्टर के साथ बैठ के चाय पिएंगे तो पूरे की पूरे उसमें यूनिट में क्या माहौल जाएगा, क्या जाएगा सबके माइंड में कि यार ये डायरेक्टर का बंदा है। उसके बाद आप किसी से भी नंबर मांगोगे, कोई नहीं देगा क्या? पॉसिबल है क्या? है? तो मैं करीब करीब 1 घंटा वहां बैठा। इस बीच में मुझे डीओपी दिखे जिनसे मेरी सुबह से बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने बोला इनसे भी डिस्कस कर लूं कुछ। तो मैं उनके पास गया, फिर उनसे बोला कि सर आपसे एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछूं, क्योंकि वो भी दिन भर देख चुके थे। तो मैंने बोला सर पूरी यूनिट को मैं सुबह से देख रहा हूं, सभी लोग कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। एक कैमरा पर्सन ही होता है जो कभी भी बैठता नहीं। वो एक सीन शूट कर रहा होता है तो एक्टिव होता है, जब सीन खत्म हो जाता है तो अगले सीन की लाइटिंग कराता है, फ्रेमिंग कराता है, उसमें बिजी हो जाता है। फिर अगली लोकेशन पे क्या शूट होने वाला है वहां की लाइटिंग पे जाता है। तो वो 2 से 3 मल्टीपल टास्क कर रहा होता है, वो कभी बैठता नहीं। सर आप कैसे इतनी एनर्जी मेंटेन कर लेते हो? तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा सा ऐसे करके मुस्कुराया, अच्छा कितना ऑब्जर्व करते हो? मैंने हाँ सर वो तो मैं एक्टर हूं, मेरा काम है ऑब्जर्व करना। बोले हाँ यार लेकिन इंडस्ट्री को क्या मतलब, और थैंकलेस जॉब है और कुछ नहीं है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन। उन्होंने भर भर के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाली। मैंने भी सुनी। बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, एक कैमरा पर्सन की, सिनेमेटोग्राफर की बहुत वैल्यू होती है, मैं जानता हूं, आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने एक मैगजीन है मायापुरी आती है, उसमें मैंने पढ़ा था कि मौसमी चटर्जी ने कहा है कि हम लोगों को जब भी फ्लर्ट भी करना होता है हीरोइंस को, तो हम कैमरामैन के साथ फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि वही ऑन स्क्रीन हमें खूबसूरत दिखाता है।
तो बोले अच्छा इतना पढ़ते हो? मैं हाँ सर, फिल्मों से जुड़ा जो भी होता है पढ़ता हूँ। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आई मौसमी चटर्जी के नाम पे उनके, और फिर थोड़ा सा मेरे साथ नॉर्मल हुए। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर मैं बहुत देर से सुबह से यहाँ पे सुन रहा हूँ कि कैमरा एक्टिंग, टेक्निकल एक्टिंग, ये दो वर्ड मेरे को जार्गन समझ में नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो एक्टिंग एक्टिंग होती है। तो बोले नहीं, विजुअल मीडियम की एक्टिंग कैमरा एक्टिंग है, टेक्निकल एक्टिंग है, सिर्फ एक्टिंग है ही नहीं। बोले सर कैसे? अब यहां पे जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो आप सोच नहीं सकते उन्होंने कितनी बड़ी, जो आज वर्ड में अपनी ट्रेनिंग में यूज कर रहा हूं, कैमरा एक्टिंग, टेक्निकल एक्टिंग, सब वहीं से शुरुआत हुई। मेरे लिए भी एक्टिंग एक्टिंग ही थी, क्योंकि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूं, मैंने जिंदगी भर थिएटर किया, उससे ही सीखा। लेकिन उस दिन वो फर्क समझ में आया कि थिएटर एक्टिंग क्या है और कैमरा एक्टिंग क्या है, विजुअल मीडियम के लिए जब एक्टिंग की जाती है तो कैसे की जाती है। बोले आप जब कैमरे के लिए एक्टिंग करते हो तो आपका लुक होना चाहिए, आपका मार्किंग होता है, आपका फोकस होता है, आपका फ्रेम साइज होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीजों को माइंड में रखते हुए आपको एक्सप्रेशन देना होता है, वरना आपका फ्रेम चला जाएगा, लुक चला जाएगा, फिर एक्टिंग का फायदा ही क्या रहेगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। तो मैंने बोला सर जितने भी फिल्मों में सीरियल में काम करते हैं एक्टर, वो सब इन बातों को माइन्यूटली ध्यान रखते हैं? मतलब कैसे? यहां तो हमें लाइंस ही याद नहीं रह पाती, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रह पाती, इतनी सारी चीजें। बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि इस इंडस्ट्री में अमिताभ इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एक्टर। हम अमिताभ बच्चन को एक एक्टर समझते थे, उन्होंने बताया कि इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एक्टर। मैंने बोला कैसे सर? बोले अगर वो कैमरा रिहर्सल में एक लाइन 11वें नंबर पे बोलेंगे, 11वें कदम पे, और एक पर्टिकुलर जगह लुक देंगे, तो वो शॉट में भी उसी जगह कदम रखेंगे, उसी जगह लुक देंगे, चाहे कुछ हो जाए, इतनी मार्किंग करके चलते हैं वो। और तब जाके बोले अमिताभ बच्चन जैसे लोग बनते हैं। बोले आम ऑडियंस को ये फर्क नहीं मालूम होता है, लेकिन ये सारी टेक्निकल चीजें कहीं ना कहीं वर्कआउट करती है, क्योंकि आप जिस भी हीरो को, हीरोइन को, एक्टर को पसंद करते हो, वो कैमरे के द्वारा कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस वजह से पसंद करते हो। नवाज को जब छोटे छोटे रोल में, चोर उचक्के के रोल में, वेटर के रोल में दिखाया जा रहा था, तो आपकी नजर में उसकी इमेज वही थी, क्योंकि उसको कैमरा वैसा प्रेजेंट कर रहा था। हम क्या बोलते हैं, तकदीर बदल गई। तकदीर नहीं, उसकी टेक्निकल स्किल इतनी अच्छी थी कि पूरी यूनिट को चेंज होकर उसको एक नया फ्रेज देना पड़ा। तो उस दिन ये एक बहुत गहरी बात समझ में आई। उन्होंने बताया कि चिन डाउन करके क्यों करते हैं एक्टिंग, लुक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइट कैसे ली जाती है। ये एक ही दिन में मुझे बहुत कुछ पता चल गया, जो आज मैं अपने सारे कोर्सेज में, वर्कशॉप में चीजें सिखाता हूं। रियली ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उनके द्वारा मैंने सीखा पहली बार, और उसके बाद धीरे धीरे उसको और ऑब्जर्व किया और डिटेलिंग में काम किया, तो सारी समझ आ गई। उसके बाद मैं वहां से निकला करीब 10 साढ़े 10 बजे। तो उस दिन मेरे पास टोटल 17 लोगों के कांटेक्ट डिटेल थे, एक दिन में, छोटे से रोल में, जिस रोल को दुनिया तो क्या हम खुद भी वैल्यू नहीं देते, एक ऐसे कैरेक्टर के रोल को करने गए लड़के के पास 17 लोगों के नंबर थे उस यूनिट के, जो रेगुलर शूट कर रही है। अब क्या ये 3 महीने की कीमत कुछ ज्यादा नहीं मिल गई? उसके बाद रात को आए, सुबह हो गए, 3:30 बजे मेरे पास फोन आया कि हेलो वीरेंद्र, तूने एक्टिंग किया है क्या? मैं हाँ। अब ये फोन किसका था? ये वो राइटर का दोस्त जो रूम पार्टनर था, एडिटर, उसका फोन था, क्योंकि वही उसका एडिटिंग भी कर रहा था। बोले हाँ यार, मुझे लगा कि तू ही है, वो एकदम से मैं जज नहीं कर पाया। बोले चल कोई बात नहीं यार, बहुत अच्छा किया, बढ़िया, अब देख मैं जमाता हूं। उसका वर्ड क्या था? अब देख मैं जमाता हूं। क्योंकि अब लिखने वाला दोस्त
एडिटिंग करने वाला दोस्त, उसने ऐसा शूशा करके पूरे शॉट जमाए, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया, ऐसा उस कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया कि वो 2 दिन का रोल मेरा बढ़ के हो गया 16 दिन का रोल। वो ऑडियंस के माइंड में रजिस्टर हो गया तो राइटर ने उसको आगे बढ़ा दिया, फिर उसी तरह से काम चलता रहा, तो 2 दिन का रोल 16 दिन में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद सबके साथ रैपो रिलेशन इतना अच्छा हो गया बैक फिल्म्स की यूनिट में कि मैंने जिंदगी में कभी भी आगे चल के बैक फिल्म में कभी भी ऑडिशंस नहीं दी। मुझे बोला ही नहीं गया, मुझे देना ही नहीं पड़ा। हर 2-2.5 महीने में जब लोग फेस को भूल जाते थे, वो एक नया रोल लिखते थे और मुझे बोलते थे वीरेंद्र करेगा क्या, टाइम है क्या, मैं पहुंच जाता था और मैं वो रोल कर देता था। उनके 5-6 सीरियल चले थे, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें, आराम से। अभी सुनने में कितना एक फैंसी वर्ड जैसा लग रहा है कि कहां ऑडिशन के धक्के, कहां इतना आसानी से काम। लेकिन आसानी से काम तभी होता है जब आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग, जब आपके स्टेप्स अच्छे हो। लेकिन अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी स्ट्रगल कर लें, आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। और ऐसे अगर आपके 4-5 प्रोडक्शन हाउस हो गए तो क्या काम की कमी होगी आपको? और इनको अगर पूरी तरह से बनाने में मुझे 1 साल भी लग जाता है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? दूसरा फायदा, आप जब भी शॉट के लिए जाते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं, अभी रोल पे मैं बाद में आऊंगा, छोटा रोल भी करने गए तो आप देखते होंगे कि जब आप नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं। अब शूटिंग पे आपको अपना कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो जब आप छोटे रोल के लिए भी जाएंगे तो उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में, उस तरह के लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो होने लग जाएगा। और जैसे ही आप सबसे दोस्ती करते हैं, हाथ मिलाते हैं, भले वो स्पॉट वाला हो, लाइट वाला हो या कोई भी हो, तो हम उससे दोस्ती जरूर करते हैं। दोस्ती कब होती है, या एक ग्रीटिंग्स कैसे होते हैं, जब आपके आई मैच होते हैं, आई लुक मैच होते हैं, आप हैंडशेक करते हैं, इस तरह का कोई भी जेस्चर होता है, राइट? तो हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप मानते हो कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है। रीजन, आप जैसे ही जाके वो 25, 50, 100, 200 लोगों की यूनिट के साथ जैसे ही एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो तो आपके लिए वो छोटे रोल की एक्टिंग करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि अब वो लोग आपके लिए नए नहीं रह गए। ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए कर रहे हो कि सबसे दोस्ती कर रहे हो। यह आपके लिए जरूरी है, आपकी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। वैसे तो मैं दिल से चाहूंगा कि आप सबको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, लेकिन वो हमसे होता नहीं है बगैर मतलब के। इसलिए बता रहा हूं कि उसके पीछे मतलब है आपका, मतलब के लिए तो कर लो। क्योंकि अगर आप सबके साथ कंफर्टेबल हो, आप जब शॉट देने खड़े हो तो सारे लोग आपके आमने सामने हैं, अब ये चेहरे आपको घूर रहे होंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं रह जाएंगे। लेकिन आप क्योंकि उनसे मिल चुके हैं, उनसे सुबह से बातचीत की 1 आध घंटे में, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर छोटी मोटी गलती हुई तो क्योंकि उन्होंने आपके साथ बातचीत की है, थोड़े बहुत बात हुई है, तो 1-2 गलती माफ भी कर देंगे। कोई व्यक्ति जो छोटी मोटी आपके साथ पहचान कर ले, उसके साथ एकदम से रूड नहीं हो जाते हो ना। लेकिन जिसको बिल्कुल शक्ल से पहचानते नहीं, कभी बात नहीं कि उसको साथ रूड हो जाते हो। एक सेल्स पर्सन अगर पहली बार भी जबरदस्ती आपके सामने घुसा था और आपको कन्विंस करके गया था और आपने बोला था कल बताऊंगा, वो जब आता है तो उसको मना करने में दिक्कत होती है, गिल्ट फील होता है। लेकिन वहीं कोई नया सेल्स पर्सन आ जाए तो दरवाजा नहीं खोलते हो, नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो आपको उनसे दोस्ती अपने लिए करनी है, अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए करनी है।
लोग नॉर्मली वहां पे जाके स्पॉट बॉय को स्पॉट दादा, मेकअप दादा, लाइट दादा, प्रोडक्शन दादा, इस तरह के नामों से बुलाते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा आप उनसे उनका नाम पूछें, उनको उनके नाम से बुलाएं, क्योंकि जब एक भीड़ उनको दादा कह के बुला रही होती है और एक व्यक्ति नाम लेके बुलाता है तो उसका जो पहचान होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग लेवल का हो जाता है और ये भी आपके एक मतलब को पूरा करेगा। आज सारे सीरियल में, छोटे बड़े में, वेब सीरीज में, टीवी सीरियल में, फिल्मों में आप अगर जाएंगे शूटिंग पे तो आपके लिए जरूरी हो जाता है आपका वर्किंग स्टिल, सेल्फी नहीं, काम करते हुए का स्टिल या वीडियो, और वो नॉर्मली अलाउ नहीं होता है कि आप शूट कर पाए, तो आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने उतनी देर में एक मेकअप वाले से दोस्ती कर ली है, लाइट वाले से दोस्ती कर ली है, एक प्रोडक्शन वाले से दोस्ती कर ली है, कैमरा डिपार्टमेंट के बंदे से दोस्ती कर ली है, किसी से भी आपने थोड़ी फ्रेंडशिप कर ली है, तो उसको बोल सकते हो ना कि आज जब मेरा शॉट चलेगा तो 1-2 मिनट की क्लिप ले लेना, क्योंकि वो यूनिट का है, वो ले सकता है और वो आपको दे सकता है जो आपके काम आ जाए। क्लियर हो रहा है? हाँ, उस क्लिप को अपने सोशल मीडिया पे मत डाल देना, वो गलती मत करना, वो सिर्फ पर्सनल एक्सचेंज के लिए यूज करना, ठीक है? तो क्लियर है, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हम शूटिंग पे जाएंगे तो दोस्ती करेंगे, नहीं तो जब शुरुआत भी करेंगे तो असिस्टेंट लेवल के सारे लोगों से हम दोस्ती करेंगे। अब हमें लगता है कि असिस्टेंट लेवल के दोस्ती से फायदा क्या होगा। एक फायदा तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा फायदा बता दिया कि एज एन एक्टर वो आपको एक ग्रोथ देंगे, ठीक है? दूसरा मैंने आपको फायदा, बेनिफिट बताया कि वो आपको ये फायदा देंगे कि एज एन एक्टर आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है, उसको इंप्रूव करवाएंगे, राइट? एक और फायदा होता है आपको अगर आप इनसे दोस्ती करते हैं, क्योंकि ये यूनिट में काम कर रहे होते हैं, रेगुलर काम कर रहे होते हैं, तो जब भी ये एक्टर्स को लेके बात करेंगे उस बात को ध्यान से सुने। अक्सर आप सुनेंगे, अरे आज एक एक्टर आया था, ये एक्ट्रेस आई थी, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही थी, लेकिन डायलॉग तो बोलना नहीं आता था, एक वर्ड तो बोल नहीं पाते थे, पता नहीं कहां से गधे एक्टर आ जाते हैं। तो आपको पता चलेगा एक्चुअल एक्टर की वैल्यू सेट पे क्या है। तो कभी भी दिमाग ठिकाने पे रहेगा, राइट? वो बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा डे टू डे में, क्योंकि ये लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, तो डे टू डे वे में एक्चुअली सेट पे क्या होता है, भले आप जान आ रहे हो, लेकिन आपको उसकी पूरी की पूरी ब्रीफिंग और न्यूज मिलती रहेगी अगर यूनिट के आपके दोस्त होंगे तो, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्टर तो दिन भर घर में मिलने वाला है, या तो चाय की दुकान पे मिलने वाला है, ये थिएटर में मिलने वाला है, या किसी मॉल के फूड जोन में मिलने वाला है, उससे कोई भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा इंडस्ट्री का। आपको इनपुट हमेशा मिलेगा एक राइटर से, डायरेक्टर से, कैमरामैन से, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन पीपल से, इन लोगों से ही मिलेगा। अब हमने बात की कि हमें असिस्टेंट लेवल के लोगों से शुरुआत करनी है। असिस्टेंट लेवल के लोग आपको काम नहीं दे सकते, ये भी मैंने क्लियर किया। मौके बनेंगे भी तो छोटे छोटे बनेंगे, बड़े मौके नहीं बनेंगे। तो छोटे लेवल का काम तो हम करना नहीं चाहते, तो फिर फायदा क्या? और मैं फायदा हर जगह आपको बताऊंगा, और ये भी जानते हो बताऊंगा कि तभी आप ये काम करने वाले हैं, अदरवाइज आप नहीं करने वाले। जो आज एक असिस्टेंट राइटर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एडिटर है, प्रोडक्शन वाला है, और आप भी उसी लेवल पे हैं, तो क्या अगले 2-3-4 साल में आप टॉप लेवल पे जाने वाले हैं या नहीं? जाने वाले हैं? तो वो भी जाने वाला है या नहीं? तो अगले 2-3 साल में जब वो असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से चीफ एसोसिएट, उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा और आप उसके दोस्त होंगे, तो क्या आपको काम मांगना पड़ेगा? वो भी तो एक दिन बड़ा बनेगा, वो भी तो अपनी अपनी जर्नी पे आगे चलेगा।
लेकिन आप क्या सोचते हो कि जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन मैं उसके चक्कर लगा लूंगा, उसके तलवे चाट लूंगा, उसकी जी हुजूरी कर लूंगा, उसके हाथ जोड़ लूंगा कि सर जी मुझे काम दे दो। लेकिन जब वो स्ट्रगल से मेन स्ट्रीम पे आ रहा था तब आप थे ही नहीं। और इसके रियल एग्जाम्पल मौजूद है। अभी आप जानते ही हैं एक सीरियल बहुत चलता है, जैसे जीजा जी छत पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, या हप्पू सिंह की उल्टन पलटन। इसके जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी, उनसे मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। तो जब मैं 2001-2 में स्ट्रगल कर रहा था तब वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत बड़ा नाम नहीं था, छोटे मोटे काम करते थे। और उनके दोस्त थे शशांक बाली, जो आज अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं कॉमेडी के। उनके दोस्त थे अनूप उपाध्याय, जो एक्टर हैं, जो बंसल साहब बनते हैं जीजा जी छत पर हैं। ये तीनों की मंडली थी, तीनों दोस्त थे, तीनों एस्टेब्लिश नहीं थे, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे थे। तो आज से 5-6 साल पहले जब मनोज संतोषी एक टॉप के राइटर बने, शशांक बाली एक टॉप के डायरेक्टर बने, तो क्या अनूप उपाध्याय को अपने रोल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा? लिखते समय ही मनोज संतोषी को लगेगा अरे यार ये रोल ना अनूप कर लेगा। शशांक पूछेंगे ये रोल कौन करेगा? अनूप करेगा। अनूप करेगा, खत्म बात, पूरा मामला सेट है। तो जो बीज आपने एक दिन बोया है शुरुआत में, वो फल हमेशा देता रहेगा। इसलिए वो जो छोटी सी कोशिश है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि एक दिन वो भी अपने शिखर पे पहुंचने वाला है, वो भी टॉप लेवल पे जाने वाला है। उसके लिए ही वो इंडस्ट्री में आया है, और उस दिन वो उस व्यक्ति के साथ काम करेगा जो एक अच्छा एक्टर होगा। फिर दूसरी बात, जो उसके साथ कंफर्टेबल होगा, जिसपे उसका कॉन्फिडेंस होगा। एक्टिंग एक बार को 19-20 होगा चलेगी। आज आप भी अपने घर में कोई इवेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त थोड़ा सा 19-20 जानता है, तो भी आप दोस्त पे भरोसा ज्यादा करते हैं प्रोफेशनल से ज्यादा? करते हैं कि नहीं करते? है ना? मान लीजिए आपको एप्पल का मोबाइल फोन खरीदना है और कंपनी का स्टोर अवेलेबल है आपके घर के बिल्कुल पास में, और आपका दोस्त एक नॉर्मल मोबाइल की शॉप चलाता है लेकिन वो भी एप्पल का फोन रखता है या मंगा के दे सकता है, आप किससे बाय करेंगे? दोस्त से। क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर अलग लेवल का है, एक कंफर्टेबल जोन अलग लेवल का है। तो अभी हमको क्लियर हो गया कि हमें दोस्ती करनी है अदर देन एक्टर सब लोगों के साथ। किस लेवल से शुरुआत करनी है? जिस लेवल पे असिस्टेंट लेवल पे लोग मिल जाएं वहां से शुरुआत करें। कैसे मिलेंगे लोग? आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने तो उस टाइम पे मैनुअली लोगों से मिल के दोस्ती कर करके बहुत समय लगाया था, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आज आपके रील्स पे, फेसबुक पे जो भी फ्रेंड है वो आपके रियल फ्रेंड तो नहीं है, वो सजेस्टिव फ्रेंड है। किसी की शक्लो सूरत देख के आपने दोस्त बनाया है, किसी का प्रोफेशन देख के आपने दोस्त बनाया है। तो ये तो आज के किसी बच्चे को सिखाना कि कैसे दोस्ती करते हैं नेटवर्क में जाके, वो बेवकूफी होगा। आप लोग जानते हैं, बस अब आपको वहां पर भी वही क्वेश्चन अप्लाई करना है, क्या इससे फ्रेंडशिप करने से मैं अपने ड्रीम गोल के पास जा रहा हूं? इफ यस, तो मुझे उसको रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। फिर जब मैंने रिक्वेस्ट भेज दी वहां पर, ओके, अब रिक्वेस्ट तो भेज दी, उसके नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास। उसने कोई भी पोस्टिंग डाला है, कोई काम शुरू किया है, तो जो उसके फ्रेंड सर्किल के लोग होंगे, जो नॉर्मल साइकिल के लोग होंगे, वो क्या करेंगे? ग्रेट, लाइक कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कीप इट अप ब्रो, इस तरह की बातचीत करेंगे, राइट? आपको यहां पर एक काम अलग करना है। आपको वहां जाके 3-4 लाइन का एप्रिसिएशन वाला मैसेज करना है। जो मैंने मैनुअली किया था वो आपको डिजिटली करना है। आपको क्या करना है? उस बंदे का पहले पूरा प्रोफाइल देखें, उसका काम देखें, उसको समझें, उसको जानें,
और उसके काम को, उसकी पर्सनैलिटी को समझते हुए जाके वहां पर 3-4 लाइन का कमेंट पोस्ट करें। बहुत क्लियर समझिएगा, मैं चापलूसी करने को नहीं बोल रहा हूं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करने को बोल रहा हूं। और जेन्युइनली अप्रिशिएट करने के लिए आपको उनके काम के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपने जाके लिख दिया अरे क्या लग रहे हो, क्या दिख रहे हो, वेरी गुड, और फिर नीचे पूछ लिया ऑडिशन कब हो रहे हैं, तो वो क्या कर दिया, काम मांग लिया। नहीं, कब तक करना है रिप्लाई, जिंदगी भर करना है। ये कमेंट जिंदगी भर करने, क्यों करने हैं फिर से फायदा बता दूं, नहीं तो आप लोग नहीं करोगे। आप जब रोज कमेंट करने लग जाओगे, 3-4 दिन के बाद उसको आदत पड़ जाएगी आपकी। हर पोस्ट के बाद वो देखेगा यार ये बड़ा सा कमेंट जो करता है, ये जो करती है कौन है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या आपके प्रोफाइल लिंक पर वो क्लिक करेगा या नहीं करेगा, यस और नो, करेगा। हो गई बैकडोर एंट्री, जो मैंने मैनुअली बताया था आप कौन है क्या करते हैं, उसने आपके प्रोफाइल पे जाके पता कर लिया आप कौन है और आप क्या करते हैं। प्रोफेशनली प्रोफाइल कैसे बनाना है वो बताऊंगा आगे के सेशंस में, लेकिन वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्लिक करेगा ना। कोई 3 दिन में कर देगा, कोई 4 दिन में कर देगा, 5 दिन में कर देगा, लेकिन ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो नहीं करेगा। करेगा तो सही, क्योंकि वो जरूर ढूंढेगा ये है कौन, राइट। और जब कंफर्टेबल जोन आ जाए, जब वो आपके कमेंट को रिप्लाई करना शुरू कर दे, उसको लाइक करना शुरू कर दे, तब धीरे से उससे जब बिल्कुल सही फील हो जाए तब उसका नंबर मांगे, अदरवाइज उसके काम को सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करते चलें। और नंबर भी मिल जाए तो काम नहीं मांगना है, क्योंकि किसी भी असिस्टेंट राइटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन, प्रोडक्शन वाले, इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है कि ये आपको काम दिला पाए, इसलिए काम नहीं मांगना। ये आपके काम का माहौल बना सकते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त ने बनाया, लेकिन सिलेक्शन नहीं करवा सकते। क्लियर है? प्लीज काम मत मांगिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस तरह के सेशंस में, क्लास में मैं बार बार बताता हूं, लेकिन फिर भी लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कमजोर है। किसी से भी दोस्ती करते हैं, 3-4 बार तो पोस्ट करते हैं, चौथी बार बोल ही देते हैं कि सर इस सीरियल के, फिल्म के ऑडिशन कब हो रहे हैं। बस जिस दिन आपने ये बोला उस दिन आपने गड़बड़ कर दी। अब इसका भी मैं एक नेगेटिव पार्ट बता देता हूं ताकि आप लोग ना करें, क्योंकि जैसे जैसे इस सेशन को आज बहुत साल हो गए करते हुए, और इस सेशन की वजह से बहुत सारे लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जब जब मुझे कुछ ऐसा पता चलता है कि सेशन के होने के बाद भी लोगों ने उसको अलग तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और नुकसान हुआ, तो फिर मैंने उन चीजों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। जब मैं मुंबई आया था, यह भी केस स्टडी बता रहा हूं कि अगर आप काम मांगते हैं तो क्या होता है। तो एक एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आपने उनको देखा भी होगा, काफी काम भी करते हैं। दबंग में जो पांडे जी बने हुए हैं, हवलदार सुजान सिंह, तो वो मेरे मित्र हो गए और बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त, एक्टर ही थे। तो उनके साथ दोस्ती हुई, तो उनके साथ फिर उनके कैमरामैन दोस्त थे प्रिंस करके, वो भी आज भी मेरे दोस्त हैं, उनसे दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई। तो मैं हमेशा देखता था कि सुजान जो है वो प्रिंस से हमेशा काम मांगते रहे, और दोस्तों के सामने कई बार उनको टारगेट भी करते थे कि यार इनको देखो, ये मुझे काम नहीं देते हैं, इतने बड़े बड़े सीरियल कर रहे हैं लेकिन मुझे काम के लिए नहीं बताते हैं। और मैं देखता था कि वो जो कैमरामैन हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शायद वहीं से मैंने ये सीखा था कि मुझे काम नहीं मांगना है, मे भी हो सकता है। तो मैंने ये बहुत दिनों तक देखा, और मैंने देखा धीरे धीरे उन्होंने मिलना जुलना कम कर दिया,
उनके घर पे आना बंद कर दिया। और मुझे लगने लगा कि शायद कारण यही है कि ये एक्टर जो दोस्त है ये हमेशा अपने कैमरामैन दोस्त से काम मांगता है, जबकि वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल रहते थे। मैं कभी काम की बात ही नहीं करता था। मैं उनसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करता था, लाइटिंग की बात करता था, कॉस्ट्यूम कौन कौन से कलर की होनी चाहिए उस पर बात करता था, एक्टर क्या गलतियां करते हैं उनसे वो पूछता था। तो वो मुझे दिल खोल के बताते थे, बहुत अच्छे से बताते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। क्योंकि सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग हर किसी को पसंद है। इंडस्ट्री में लोग आपको सुनाने को, समझाने को तैयार बैठे, लेकिन क्या आपका माइंड उतना ओपन है कि आप सुनने समझने के लिए समय देने को तैयार है, पेशेंसफुली उनको अच्छे से समझने के लिए तैयार है? अगर हैं तो आपको वो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, बाइक पे मुझे मिले कि वीरेंद्र क्या कर रहे हो? मैंने बस कुछ खास नहीं, आज तो मेरे पास काम। तो बोले चल मैं शूटिंग पे चल रहा हूं, चल साथ में, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। तो मैं चलिए चलता हूं, क्योंकि मैं तो शूटिंग पे जाने का कोई भी मौका, कोई भी बहाना कभी भी नहीं छोड़ता था। मेरा एक ही सिद्धांत होता था, अगर कुछ भी नहीं करूंगा तो घर पे खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, घर पे चाय पानी का इंतजाम तो नहीं करना पड़ेगा, और उस आबो हवा में जाके जीऊंगा जहां पे मैं रहना चाहता हूं। और नेटवर्किंग के भी चांस ऑप्शन खुल जाते हैं। तो मैं उनके बाइक के पीछे बैठा, वो मुझे लेके चले गए। और उस दरमियान उन्होंने मुझे बोला भी, क्या समझाओ ना इसको यार, ये बार बार बोलता है, मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा दोस्त है, गांव का दोस्त है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने बोला हाँ मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोग की दोस्ती। तो बोले यार वो समझता ही नहीं, मेरे पास तब आता है प्रोजेक्ट जब पूरी कास्टिंग हो चुकी होती। मैंने बोला बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक कैमरामैन को प्रोजेक्ट का पता कब चलता है? जब सारी कास्टिंग हो चुकी होती। तो बोले मैं तो कास्टिंग कर ही नहीं सकता हूं, मैं कैसे अपने सीरियल में काम दिला दूं इसको, ये समझते ही नहीं बात को। तो मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई, भाई इनसे काम मत मांगना, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल माइंड क्लियर कर दिया है कि कैमरामैन के पास सबसे लास्ट में उसका जॉब ऑफर होता है, और जब तक सब कुछ हो चुका होता है। मैं शूटिंग में गया तो वो एक शूट चल रहा था वहां पे कांदीवली में, बसरा स्टूडियो करके वहां पे, और राजू खेर जो अनुपम खेर के छोटे भाई हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे। चाचा चौधरी सीरियल था। तो हम बैठे हुए थे, तो बैठे देख रहे थे, तभी एक वो प्रोडक्शन वाला आया, उन्होंने उनसे कैमरामैन से बात की कि आपके साथ आए हुए हैं? बोले हाँ। तो बोले यार वो मेरे को क्राउड में खड़ा करना है, कुछ लोग कम पड़ रहे हैं। तो बोले पूछ लो आप उनसे। वो मेरे पास आए कि आप खड़े हो जाओगे क्या थोड़ी देर के लिए? अब देखा जाए तो बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैं तो दोस्त के साथ आया हूं, कैमरामैन दोस्त है मेरा, मेन कैमरामैन दोस्त है, और ये मुझे क्राउड में खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या है, जब अपॉर्चुनिटी चल के आती है ना, तो वो पीछे से कितनी बड़ी है ये आपको पता नहीं होता है, और हम क्या करते हैं ना, पहले ही कर देते हैं। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया है, क्या वहां पे भीड़ का पे जाने से आगे के लिए ड्रीम गोल में कुछ बेनिफिट हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। ये आदमी मुझे जो अभी बुला रहा है, ये तभी अगली बार बुलाएगा जब इसकी बात अभी मानूंगा। ये जो कैमरामैन मुझे अपने सेट पे लाया है, ये अगली बार तभी लाएगा जब उसको फील होगा कि वीरेंद्र कंफर्टेबल है। अगर वीरेंद्र ही उसको बताएगा कि मेरी बेइज्जती करा दी, क्राउड में खड़ा कर दिया तुमने, तो यार तो अगली बार लाएगा वो? नहीं लाएगा। मैं ठीक है खड़े हो जाते, कोई बात नहीं, फालतू तो बैठे ही हैं और चाय पी चुके हैं, लंच थोड़ी देर में लगने वाला है, तो नमक का हद तो अदा करना पड़ेगा, है ना? कम से कम उतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि भाई जूनियर आर्टिस्ट का काम तो करके जाए कम से कम। हम खड़े हो गए तो राजू खेर आए, बोले यार वो सीन में थोड़ा चेंज है, अब जैसे ही चाचा चौधरी आएंगे तो तुम लोग उनको टाउंटिंग करोगे, ताने मारोगे, ये करोगे वो करोगे कि मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी वजह से ऐसा ऐसा होता है। तो कौन बोलेगा डायलॉग? अब मेरे अलावा वहां पे रियली में सारे जूनियर आर्टिस्ट थे। जूनियर आर्टिस्ट नॉर्मली डायलॉग्स नहीं बोलते क्योंकि वो अच्छे एक्टर नहीं होते। तो मैंने बोला सर अगर ठीक लगे तो मैं बोलूंगा। तो बोले अच्छा ऐसे। उन्होंने मेरे को कोई स्क्रिप्ट भी नहीं दी, सिर्फ बोला चाचा चौधरी वहां से निकल के आएंगे और आप बोलोगे आप तो फौरन ये मोहल्ला छोड़ के जाओ और ऐसा करो, तुम्हारे रहने से सबको, पूरे लोगों को दिक्कत आती, आता उधर, ऐसा कुछ बोलोगे। मैं ठीक है। मैंने अपने मन से उन लाइंस को जोड़ा, जो जो शब्द उन्होंने बोले उन शब्दों को जोड़ा और उनके असिस्टेंट को बोल के बताया कि ये बोल दो। उसने एक दो करेक्शन बताए, हो गया।
और मैं देख रहा कि जो मेरे दोस्त थे प्रिंस वो बड़े मुस्कुरा रहे वहां पे खड़े होके, चल अब तू करेगा, आजा। तो वो शॉट हो गया तो सारे लोगों के साथ और कंफर्टेबल हो गया, मैं पूरी यूनिट के साथ कंफर्टेबल हो गया। और जब शाम को हम वापस आ रहे थे, पैकअप हुआ, तो मुझे वहां से 800 रुपए मिले। गया था मैं खाली हाथ, लेकिन वहां पे एक काम मिल गया, 800 रुपए भी मिल गए, बहुत सारी नेटवर्किंग भी हो गई। अब मेरे को रेगुलर ऐसा फिर वहां से, क्योंकि यूनिट के थ्रू एक बन गया था माहौल, तो ऐसे छोटे छोटे रोल, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे 1 डे 2 डे कैमियो रोल, इस तरह के रोल मिलना लगातार शुरू हो गए। अब समस्या यहां से शुरू हुई, खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जब सुजान मिलते थे तो बोलते थे तूने इसको काम दिला दिया, मुझे नहीं दिलाता। मैंने दोस्ती कराई और काम तो इसको दिलाता है। लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी में फर्क था या नहीं था? एक्टर वो भी बहुत अच्छे, बहुत कमाल के। उन्होंने क्या गलती की थी? काम मांगा था, ठीक है, डिमांड की थी। मैंने काम नहीं मांगा, उनसे चीजों को सीखना, समझना शुरू किया। वो बार बार ब्लेम करते थे, मैं बार बार उनको अप्रिशिएट करता था। वो उनके साथ मिलने जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बोला शूटिंग पे चलोगे, तो मैं ओपन माइंड से चला गया। वहां पे जब जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर हुआ, यकीन जानिए अगर वो सुजान को ऑफर होता तो वो नहीं करते, क्योंकि उनको तो लगता शायद आज बेइज्जती सबसे ज्यादा हो गई कि इसने काम तो दिलाया नहीं, दिलाया तो मुझे क्राउड का काम दिला दिया, जूनियर आर्टिस्ट का काम दिला दिया। लेकिन मैं ओपन माइंडेड था, तो मैंने वो रोल कर लिया। तो वहां पे जब आपने रोल कर लिया, तो आपको 1-2 डायलॉग और मिले। वो मिल भी सकते थे, नहीं भी मिल सकते थे, कुछ कंफर्मेशन तो था नहीं। तो वो भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। और उस प्रोडक्शन हाउस में भी मैंने आगे चल के छोटे मोटे रोल की कभी भी ऑडिशन नहीं दी। जो लोग क्लासरूम के स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी क्लास के दौरान मैंने कहा है ऑडिशन देना बहुत जरूरी है, ऑडिशन के बिना काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। और आज वो बोल रहे हैं यार ये असली पत्ते तो आज खोले कि ये तो अभी तक ऑडिशन तक पहुंचे ही नहीं है, और ऑडिशन के बिना ही काम मिल रहा है। तो रास्ते सारे अच्छे हैं जिन रास्तों पर आपको चलना आता है। रास्ते सारे अच्छे हैं जिन रास्तों पर आपको चलना आता है, लेकिन अगर रास्तों पे चलना नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं। आप खुद ही समझ रहे होंगे, आज 2 घंटे का सेशन लग गया पूरा का पूरा इस चीज को समझाने में, सिखाने में। और आज आप एक अलग माइंडसेट से बैठे, आज आप ग्रैस्प करने को उसको तैयार बैठे, इसलिए इस सेशन का बेनिफिट यहीं पर मिल सकता है। अब ये बेनिफिट एक थिएटर एक्टर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, भले उसको एक्टिंग कितनी भी अच्छी आती हो। एक एक्सपीरियंस एक्टर के लिए भी उतना ही अच्छा है, जो छोटे छोटे रोल नहीं करना चाहता है, जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता है, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये वो 5% का एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, नॉर्मल स्ट्रगलरों की भीड़ से निकाल के बाहर कर देता है, बता देता है कि ये फिल्टर्ड एक्टर है, ये एक सक्सेसफुल एक्टर है, इसका माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है, ये जो अप्रोच करता है वो डिफरेंट है, इसका तरीका अलग है, ये नेटवर्किंग पूरी क्रिएट करके चलता है। तो आज फर्स्ट डे के हिसाब से कुछ ज्यादा भारी तो नहीं हो गया? जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। आज से अभी जितने भी पॉइंटर्स हमने बनाए हैं उनको हम जहन में बार बार लाएंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है माइंड में तो उसको लिख के रख लेंगे कि जो आपने ये स्ट्रेटेजी बताई इसमें मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो हम उसको भी रिजॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्लियर है कि नेटवर्किंग किनसे करनी है, कैसे करनी है, करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे
तो नुकसान होगा, गलत तरीके से करेंगे तो भी नुकसान ही होगा। वैसे तो देखा जाए तो ये जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, ये आप लाइफ में कहीं पर भी इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा, किसी भी प्रोफेशन में करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन इस करियर में पर्टिकुलरली करेंगे तो 100% बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। ये मैंने दोनों चीजें वो आपको बताई हैं जो मैंने करके देखी। नॉर्मली होता क्या है कि आज आपको ये बातें नई इसलिए भी लग रही होंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कभी भी सक्सेसफुल होता है तो वो इंडिविजुअल होता चला जाता है, तो उसकी जो सक्सेस जर्नी है वो कभी बाहर नहीं आती भी है तो फैंसी स्टोरीज आती हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, मैं बहुत लकी था, मैं सही वक्त पे सही जगह था। लेकिन इनमें से मैंने एक भी चीज आपको नहीं बताई, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कोई भी बताने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कई लोगों की नजरों में तो मैं चालाकी सिखा रहा हूं। हाँ, मैं सिखा रहा हूं। कई लोगों को अब लग रहा होगा अबे साला आप पता चला वीरेंद्र को कैसे काम मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी इस रास्ते पे चलो, क्योंकि करा तो सबने है, बताया सिर्फ मैंने अपने आप को एक ओपन बुक की तरह रख दिया है कि हां ये वर्क करता है, क्योंकि मेरे लिए जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के सभी स्टूडेंट की सक्सेस ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा मतलब रखती है। मैंने इस मिशन की शुरुआत ही इस तरह से की है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो मैंने किया, जिस वजह से मुझे सक्सेस मिली, वो मैं आपको सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दूंगा, बगैर किसी उस हिचक के साथ कि यार ये बता दूंगा तो मेरे आप नेचर को कुछ और समझेंगे, मेरे इमेज को इससे नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तय है कि ये स्ट्रेटजी काम करती हैं, साइंटिफिकली काम करती हैं। ओके, आज अगर वाकई आपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए जो कभी नहीं सोचा था वो अगर आज मिला है तो दिल से खुद के लिए तालियां बजाइए। क्योंकि अगर आपको ये एक अचीवमेंट नहीं लगेगा कि आज मुझे वो राज पता चल गया कि अलादीन का चिराग कौन सा है, उसको घिसते कैसे हैं और विश कैसे मांगते हैं, वो मैं सीख गया हूं, तो एक एनर्जी आएगी आपके अंदर और वो आपको ड्राइव करेगी, वो आपसे काम करवाएगी। आया मजा? ग्रेट, सबने नोट करा है अच्छे से। अब इसको दोहराते रहेंगे और कल हम लोग दोबारा एक बार मिलेंगे, नए टॉपिक्स पे चलेंगे। एक दिन में सारी चीजें कवर नहीं करेंगे ताकि एकदम माइंड स्टक ना हो जाए। जो भी चीजें उसको दिन भर बस दोहराते रहें, समझें कि मैं कैसे करूंगा। अगर मैंने ऑनलाइन कुछ बोला है करने को तो उसको ऑनलाइन जाके सर्च करें, ढूंढें, इंप्लीमेंट करके देखें, ताकि जब तीसरे दिन हम बात करें तो वो एक्सपीरियंस आपने ले लिया। ओके, ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं फिर से दोबारा।